Hello everyone, welcome back to my channel once again. Today we are going to revise our chapter place of supply. Yes, place of supply is an important chapter for your exam. 5 to 7 मार्क्स आपको मिलता है एंड कंफ्यूजन बहुत रहती है इसमें. इवन दो क्या प्रॉब्लम रहती है प्लेस ऑफ सप्लाई में, इवन दो वी नो कंसेप्ट वेरी वेल, लेकिन जब उसको अप्लाई करने जाते हैं ऑन द सिनेरियो, इन एनी केस सिनेरियो क्वेश्चन गिवन इन द एग्जाम, वहां हम गड़बड़ कर जाते हैं. राइट, तो इसके लिए मैंने क्या सोचा है, हम इंस्टीट्यूट के एग्जाम्पल जो हैं वो भी साथ साथ करते चलेंगे. चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम स्टार्ट करते हैं हम अपना प्लेस ऑफ सप्लाई. प्लेस ऑफ सप्लाई के रिगार्डिंग मैं आपको एक लेआउट माइंड में बता दूं, आपने क्या लेआउट माइंड में बताना है, कैसे कैसे हम चैप्टर को पढ़ने वाले हैं. तो सिंपल सी बात आती है, सबसे पहले बात आती है प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत ही क्यों है. प्लेस ऑफ सप्लाई की जरूरत इसलिए है क्योंकि हमने देखा था अगर सप्लाई इंटर स्टेट है, अगर सप्लाई इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है. राइट, अगर सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगता है. अब बात आती है इंटर. इंट्रा का मतलब क्या? इंटर का मतलब जब दो या दो से ज्यादा स्टेट इन्वॉल्व है. इंट्रा का मतलब विद इन द सेम स्टेट यूटी अब आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है. तो अगर हमें प्लेस ऑफ सप्लाई जानना पड़ेगा, क्योंकि लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो एक स्टेट में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर एक स्टेट में है, प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है, प्लेस ऑफ सप्लाई किस स्टेट में आ रहा है, उसी हिसाब से तो डिसाइड हो पाएगा ना कि इंट्रा है कि इंटर है. मान लो मैं सप्लाई देने वाली लोकेटेड इन हरियाणा हूं, लेकिन जहां मैं सप्लाई दे रही हूं वो प्लेस ऑफ सप्लाई जो निकलेगा, जो हम प्रोविजन पढ़ने वाले हैं, वो प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निकलेगा, अगर वो इनकेस आ गया हरियाणा तो इट्स वेरी क्लियर दैट इट्स अ इंट्रा स्टेट, तो मुझे सीजीएसटी एसजीएसटी लगाने हैं. बट अगर वही प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाता है, मान लो दिल्ली आ गया, तो अल्टीमेटली अदर ड्यूटी इन्वॉल्व हो गई, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा. आईजीएसटी लगाना पड़ेगा. दूसरी स्टेट इन्वॉल्व होगी तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, आईजीएसटी लगाना पड़ेगा. तो ऐसे हमें चेक करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई की इंपॉर्टेंस क्या है. आई होप आपको समझ में आया. प्लेस ऑफ सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर टू डिसाइड कि इंट्रा स्टेट है या सप्लाई या इंट्रा स्टेट है. फर्दर इसका इम्पैक्ट क्या आएगा, उसी से तो हम डिसाइड कर पाएंगे ना कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगना है या फिर आईजीएसटी लगना है. तो प्लेस ऑफ सप्लाईज हेल्प यू टू डिटरमाइन कि कौन सा टैक्स आएगा, सीजीएसटी एसजीएसटी यूटीजीएसटी आएगा या फिर आईजीएसटी आने वाला है. एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं 4 सेक्शन. सेक्शन नंबर 10, सेक्शन नंबर 11, सेक्शन नंबर 12, सेक्शन नंबर 13. सबसे पहले मार्क करो, हम अभी तक सेक्शंस पढ़ते आते थे सीजीएसटी एक्ट के. नाउ इन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑल द सेक्शंस आर आईजीएसटी के सेक्शन. अभी जो हम सेक्शन पढ़ रहे थे सप्लाई 7, 8 हमने पढ़ा, फिर 9 पढ़ा. तो जहां ध्यान रखना, जब भी प्लेस ऑफ सप्लाई के सेक्शंस है 10, 11, 12, 13 दैट आर अ पार्ट ऑफ द आईजीएसटी एक्ट. तो आईजीएसटी एक्ट के यहाँ पर क्या है, सेक्शन है. अब बात आती है 4 सेक्शन क्या बताना चाह रहे हैं, तो फटाफट से देखते हैं सेक्शन नंबर 4 क्या बताना चाह रहे हैं हमें. 10, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13 क्या बताना चाह रहे हैं. पहले दो सेक्शंस हैं गुड से रिलेटेड, पहले दो सेक्शन है गुड से रिलेटेड, सेकंड दो सेक्शंस हैं सर्विसेज से रिलेटेड. अब बात आती है सेक्शन 10 बात करता है तो वो गुड से रिलेटेड, लेकिन जब सप्लायर और रिसिपिएंट दोनों इंडिया में हो. लेकिन 11 कब आ जाएगा, जब बाहर सप्लाई हो रही है. 12 कब आ जाएगा, सेक्शन 12 बात करता है सर्विसेज की प्लेस ऑफ सप्लाई से रिलेटेड, लेकिन जब लोकेशन ऑफ, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट बोथ आर इन इंडिया, बोथ आर इन इंडिया. उसके बाद सेक्शन 13 कब आएगा, जब ईदर ऑफ द पार्टी इज आउटसाइड इंडिया, ईदर ऑफ द पार्टी इज आउटसाइड इंडिया. आई होप आपको समझ में आया हो. हम 4 सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन 10, 11, 12, 13. तो जब भी आपके माइंड में क्वेश्चन, जब भी आपके पास क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आएगा, यू हैव टू फर्स्ट डिसाइड कि आपने किस सेक्शन को फॉलो करना है, किस सेक्शन को फॉलो करना है, फिर हम उसके सेक्शन हम रिकॉल तो हम कर ही लेंगे, क्या पॉइंटर्स वहां पे कंप्लीट होने वाले हैं. आई होप ये लेआउट आपको समझ आ गया हो. आई जस्ट वांटेड टू स्पेंड 2-3 मिनट्स ओवर इट सो दैट आपके माइंड में कंसेप्ट हम कर क्या रहे हैं. अदरवाइज क्या होता है, हम फटाफट से क्वेश्चन रीड करना, कंसेप्ट रीड करना शुरू करते हैं, बट एक पिक्चर हमारे माइंड में नहीं होती है. राइट, तो ये पिक्चर हो रहा है आपके माइंड में बन गई होगी. 10, 11, 12, 13 हम देखने वाले हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 10 के बारे में. सेक्शन नंबर 10 क्या बात करता है, सेक्शन नंबर 10 बात करता है
प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ डोमेस्टिक, हमने क्या बोला 10 11 दोनों गुड्स से रिलेटेड हैं, लेकिन सेक्शन 10 कब आ जाएगा, सेक्शन 10 आ जाएगा जब क्या है, जब गुड्स क्या है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, विद इन इंडिया है, विद इन इंडिया गुड्स की ट्रांजैक्शन हो रही है, तो सेक्शन नंबर क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसमें सेक्शन आते हैं, सबसे पहला पॉइंट बोलता है अगर आप गुड्स को तो ट्रांसफर कर रहे हो, अगर आप गुड्स की ट्रांजैक्शन तो कर रहे हो, लेकिन जो सप्लाई है उसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है, सप्लाई में क्या है मूवमेंट इन्वॉल्व है। मान लो मैं एक पर्सन हूं, मैं किसी को गुड्स देना चाह रही हूं और वो गुड्स को मूव कराया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह, किसी ने बोला मुझे यहां से वहां मुझे दे दो गुड्स, तो गुड्स की अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट कोई भी करे, अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आ जाएगा, जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है, जहां पर मूवमेंट क्या हो रही है टर्मिनेट हो रही है। गुड्स का केस है, सेक्शन 10 की हम बात करें, क्या बोला, अगर सप्लाई का केस है, सप्लाई ऐसी गुड्स का सप्लाई है जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है, मैं सीधा यहाँ पे बैठे बैठे आपको क्या कर रही हूँ, गुड्स नहीं बेच रही हूँ, गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है वन प्लेस टू अनदर, अगर गुड्स का मूवमेंट इन्वॉल्व है तो कहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा, जहां पे वो मूवमेंट एंड हो रहा है। मान लो अंबाला से चंडीगढ़ मूवमेंट जानी है गुड्स की, मूवमेंट अंबाला से शुरू हुई, मूवमेंट अंबाला से शुरू हुई फ्रॉम द हरियाणा, बट उसका मूवमेंट कहाँ जाके टर्मिनेट हुआ, चंडीगढ़ में टर्मिनेट हुआ, क्योंकि उसका मूवमेंट वहां का जाके सप्लाई होना है, तो अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माने जाएंगे, जहां पे वो मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है। तो फटाफट से एग्जाम्पल देखते हैं क्या बोल रहा है, एम ए क्या है, मिस्टर एम ए प्राइवेट लिमिटेड और नासिक महाराष्ट्र 10 रेफ्रिजरेटर को सेल करे टू एमबी। एम ए एक कंपनी है, वो एमबी को क्या कर रहा है, रेफ्रिजरेटर सेल कर रहा है, वो महाराष्ट्र का है और वो महाराष्ट्र में ही सेल कर रहा है महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में ही सेल कर रहा है, तो हमने क्या बोला, गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, तो क्यों कैसे पता लगा, क्योंकि डिलीवरी प्लेस पुणे है, देने वाला पर्सन नासिक का है, महाराष्ट्र नासिक का है, लेकिन उसको डिलीवरी कहाँ करनी है, पुणे में डिलीवरी करनी है, तो मूवमेंट तो इन्वॉल्व है, इतना समझ में आ गया, मूवमेंट तो इन्वॉल्व है, तो नासिक टू पुणे डिलीवरी होनी है, तो मूवमेंट टर्मिनेट कहां पर होगी, मूवमेंट जाके टर्मिनेट होने वाली है पुणे में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पुणे, पुणे प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ये है भी महाराष्ट्र में और देने वाला भी महाराष्ट्र था, तो महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र क्या हो गया, विद इन सेम स्टेट, तो सीजीएसटी एसजीएसटी आ जाएगा, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर क्या बनेगा, पुणे बनेगा, जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। उसके बाद देख लो सेकेंड एग्जाम्पल में उसने क्या बोला, जो मूवमेंट है वो कहां पे, गुजरात में है, अहमदाबाद में गुड्स की डिलीवरी करानी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, अहमदाबाद हो जाएगा, जहां पर गुड्स का मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, मतलब अल्टीमेटली जहां पर डिलीवरी होनी है वो प्लेस आपने देखना है, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। 10(1)(a बात करता है इसके बारे में, 10(1)(a बात करता है इसके बारे में। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन नंबर 10(1)(b। 10(1)(a ने सिंपल बोला अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहां पर टर्मिनेट हो रही है। 10(1)(b बात करता है बिल टू शिप टू मॉडल की, एक आता है बिल टू शिप टू मॉडल, नाम से समझो, नाम से समझो, मैं एक पर्सन हूं, सोचो मैं हूं, इधर देखो आप, मैं और आपका एक फ्रेंड इन्वॉल्व है इस सप्लाई में, मैंने आपको गुड्स डिलीवर करनी है, फॉर एग्जाम्पल यू आर स्टेइंग इन यूपी, मैंने आपको यूपी में गुड्स डिलीवर करनी है, ठीक है, मैं हरियाणा, मुझे आपको यूपी में गुड्स डिलीवर करनी है, मुझे जो आपको गुड्स डिलीवर करनी है, मुझे जो आपको गुड्स डिलीवर करनी है वो गुड्स मेरे पास फिलहाल नहीं है, जिससे मैं गुड्स खरीदने वाली हूँ वो पर्सन कहाँ रहता है, महाराष्ट्र में रहता है। अब मैं महाराष्ट्र वाले को क्या बोल रही हूँ, अरे भाई जो मैंने तुमसे गुड्स लेनी है वो गुड्स तुम किसको डिलीवर करा दो, सीधा यूपी में करा दो डिलीवर, आपको सीधा यूपी में डिलीवर करा दो, आपको यूपी में गुड्स डिलीवर हो रही हैं। तो यहाँ पे 3 सेट, मैंने क्या बोला, सप्लाई में आपको बिल, तो मैं बिल होने वाला है, शिप कहीं और होने वाला है, बिल कहीं और होने वाला है, शिप कहीं और होने वाला है, मतलब मैं थर्ड पार्टी की डायरेक्शन की वजह से गुड्स आपके पास आ रही हैं, थर्ड पार्टी की डायरेक्शन की वजह से गुड्स आपके पास आ रही हैं, तो क्या सप्लाई होगी यहाँ पे देखो, भले ही किस पर्सन ने, महाराष्ट्र वाले पर्सन ने गुड्स भेजी आपको, भले ही महाराष्ट्र वाले पर्सन ने गुड्स भेजी आपको, लेकिन उसके किसके कहने पर भेजी, मेरे कहने पर भेजी, उसके लिए तो मैं अल्टीमेट पर्सन हूं जो खरीद रही हूँ, उसने जस्ट डिलीवर आपको कराया, तो यहाँ तक डिलीवरी नहीं देखेंगे। बिल टू शिप टू के केस में हम ये चेक करेंगे कि किसके कहने पर हुआ, मेरे कहने पर हुआ तो वो मेरे को सप्लाई मानेगा। अब देखो 3 जगह सप्लाई होगी, मैं थी हरियाणा में, आप थे यूपी में, ठीक है, आप थे यूपी में, तीसरा पर्सन था महाराष्ट्र में, ठीक है। अब मैंने आपको सप्लाई करनी है एक, तो दूसरा ये पर्सन मुझे सप्लाई कर रहा है, राइट,
एक तो मैंने आपको सप्लाई करनी है, ये पर्सन मुझे सप्लाई कर रहा है। जब मैंने आपको सप्लाई करनी है, वो तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है, 10-1 का पॉइंट है, वो तो 10-1 का पॉइंट ही है, क्योंकि जहां पे मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वो बन जाएगा। आपकी मेरी सप्लाई के केस में तो प्लेस ऑफ सप्लाई यूपी ही बन जाएगा। लेकिन 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 जो महाराष्ट्र वाले ने मुझे गुड्स दी हैं, उसने गुड्स दी मुझे हैं, सेल मुझे करी है, लेकिन शिप आपको करी है। सप्लाई मुझे करी है लेकिन शिप आपको करी है, तो वो मुझे ही प्लेस ऑफ सप्लाई लेकर चलेगा, मेरे ही लोकेशन को प्लेस ऑफ सप्लाई करेगा, क्योंकि बिल टू शिप टू मॉडल आ गया। वो बिल कहीं और कर रहा है, शिप कहीं और कर रहा है। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में जिसके कहने पर हुआ है उसी का प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। इस एग्जांपल से देखो, सप्लायर ए न्यू दिल्ली में है, रिसिपिएंट कहाँ है, सी में है, और आपने थर्ड पर्सन बी इन हरियाणा है। ठीक है, आपने क्या बोला, ए ने, मैं बी थी, मैंने क्या बोला, मैंने इंस्ट्रक्शन दी ए को, ठीक है आप सीधा सीधा गुड्स सी को दे दो। मान लो मैंने किसी पर्सन को दिल्ली में ही देना है, वो कह रहा है पहले मैं खुद गुड्स मंगवाऊंगा फिर दिल्ली में भेजूंगा, आप सीधा सीधा दिल्ली वाले को दे दो। एक सप्लाई तो होगी ए एंड बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में होगी, तो ए जो बी को सप्लाई करेगा, चाहे वो बिल टू शिप टू है, चाहे वो बिल टू शिप टू है, तो सप्लाई तो प्लेस ऑफ सप्लाई तो वो हरियाणा ही मानेगा, थर्ड पर्सन का लोकेशन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। लेकिन जो मैंने सी को दिया, मैंने जो सी को सप्लाई किया, वो गुड्स की टर्मिनेट कहां पर हो रही है, दिल्ली में टर्मिनेट हो रही है, तो न्यू दिल्ली विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ये वाली सप्लाई के केस में, ये वाली सप्लाई के केस में, बिल टू शिप टू के केस में तो मेरा लोकेशन आ जाएगा, लेकिन इस केस में जो मैंने सी को सप्लाई की है, भले ही ए के थ्रू करवाई है, बट स्टिल जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वो प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। आई होप आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ जाइए, उसके बाद इसका एक एग्जाम्पल है, फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं, फटाफट से एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बोल रहा है एक्स एंड कंपनी, एक्स एंड कंपनी कहां पे है, यूपी में है, जिसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो वाई एंड कंपनी को बोलता है कि 50 मशीन्स डिलीवर कर दो जेड को जयपुर में। देखो मैं एक्स एंड कंपनी, अपने आप को एक्स की जगह रखो, मैंने जेड को देना था बट मैंने वाई को बोला आप सीधा जेड को दो, तो एक तो मैंने, मेरे और वाई के बीच में सप्लाई इन्वॉल्व थी, मेरे और वाई के बीच में सप्लाई इन्वॉल्व थी, ठीक है। वाई ने क्या करा, वाई भले ही गुड्स जेड को देगा, लेकिन उसने मेरे कहने पर जेड को दी, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा, वाई के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, मेरा प्लेस हो जाएगा। लेकिन जो मैंने सप्लाई करी जेड को, वो जहां पर गुड्स टर्मिनेट हो रही है, जेड का प्लेस जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, जयपुर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एक्स एंड जेड के केस में, सॉरी एक्स एंड वाई के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द नोएडा, क्योंकि वो भले ही डिलीवर कहीं कर रहा हो लेकिन प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा है। तो क्या बोला, वाई एंड एक्स के केस में, वाई एंड एक्स के केस में क्या हो जाएगा, वाई एंड एक्स के केस में नोएडा इज द प्लेस, क्योंकि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस मेरा है, डिलीवर वो कहीं भी कर रहा हो, क्योंकि ये बिल टू शिफ्ट मॉडल है, किसी के कहने पर कहीं डिलीवर कर रहा है, किसी को दे रहा है, तो वो हो जाता है बिल टू शिफ्ट टू मॉडल। जो एक्स एंड जेड का, एक्स एंड जेड की ट्रांजैक्शन है वो सिंपल ट्रांजैक्शन है, जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है वहां प्लेस ऑफ सप्लाई आ जाएगा। तीसरी बात आ जाती है, पॉइंट नंबर 3 बोलता है अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, अगर सप्लाई में मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, मतलब मूवमेंट इन्वॉल्व ही नहीं है, तो क्या बोला, सीधा सीधा बोला कि जहां पर गुड्स लोकेटेड थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जहां पर गुड्स लोकेटेड थी एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, वही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं फटाफट से, क्या बोला गया, एग्जाम्पल क्या बोला गया, एमए प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा, मशीन को लीज किया एक मशीन को, किसको, टू एमबी प्राइवेट लिमिटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स ऑन मंथली रेंट 40,000, कि हम मशीन लीज कर रहे हैं। अब उसको इधर उधर कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, मशीन को लीज कर दिया, मूवमेंट नहीं हो रहा है मशीन का, लीज कर दिया, तो जहां पर लीज करा, जहां पर उसको डिलीवर करा, डिलीवरी करी रिसिपिएंट को, कहां पर करी डिलीवरी रिसिपिएंट को, लोकेशन ऑफ द मशीन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, लोकेशन कहां पर थी, मूवमेंट नहीं है,
लोकेशन कहाँ पर थी, लोकेशन थी नोएडा में, तो नोएडा की सप्लाई हो जाएगा। एमए प्राइवेट लिमिटेड की एक मशीन वहां पड़ी हुई थी, एमबी नोएडा में पड़ी हुई थी, उसने किसी को लीज पे देनी थी, तो जहां डिलीवरी के टाइम पर गुड्स हैं वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। हमने 3 पॉइंट्स अभी तक पढ़े। हमने क्या पढ़ा, गुड्स के केस में सेक्शन 10 आता है, पहला बोलता है अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहां पर मूवमेंट टर्मिनेट हो रही है। सेकंड पॉइंट, अगर बिल टू शिप टू मॉडल है, अगर वो पर्सन जो बिल कहीं कर रहा है शिप कहीं कर रहा है, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे ही जिसके कहने पे कर रहा है उसकी जगह प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, लेकिन ओरिजिनल टू द एंड पर्सन के लिए नॉर्मल सप्लाई वो मानी जाएगी। थर्ड हमने पढ़ा अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां पर गुड्स लोकेटेड है एट द टाइम ऑफ डिलीवरी वो पॉइंट माना जाएगा। एक बार ये एग्जांपल भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक अमेंडमेंट का नया पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ। XZ लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसने क्या करा, एक ब्रांच खोली गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में एक ब्रांच खोली। इट परचेजेज अ बिल्डिंग फॉर अ ऑफिस फ्रॉम केटीएस बिल्डर, एक बिल्डिंग परचेज करी। उसने क्या करा, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट किया केटीएस से फॉर द प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर। अब प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस की मूवमेंट तो नहीं होने वाली है, फर्नीचर की मूवमेंट तो नहीं होने वाली है, फर्नीचर की बिल्डिंग पे भले ही जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि बिल्डिंग तो कवर ही नहीं है इसमें। बिल्डिंग हमने क्या पढ़ा था शेड्यूल 3 में, कंप्लीटेड बिल्डिंग का सेल जीएसटी में कवर नहीं है, शेड्यूल 3 से आउट कर दिया गया उसको, है ना, हटा दिया गया, मतलब वो वहां पे कवर है, नेगेटिव लिस्ट में आता है, उसको कंप्लीटेड लैंड एंड बिल्डिंग पे सप्लाई नहीं होती है। लेकिन जो ऑफिस फर्नीचर है उसकी मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उसको उसी के अंदर लगा के फिक्स करके बेचा गया है। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी जब बिल्डर ने दिया तो उसकी जो लोकेशन थी, फर्नीचर की लोकेशन क्या थी, गुड़गांव में थी, तो गुड़गांव विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, गुड़गांव विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया हो। ये 3 पॉइंट हमने पढ़े। नंबर 1 हमने पढ़ा मूवमेंट इन्वॉल्व है, नंबर 2 बिल टू शिफ्ट मॉडल, नंबर 3 अगर मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है। अब आ जाइए एक फोर्थ पॉइंट जो लास्ट टाइम हमारा ऐड हुआ था अमेंडमेंट के थ्रू। फोर्थ पॉइंट एक आ जाता है ओवर द काउंटर सेल। ओवर द काउंटर सेल क्या होता है, कोई पर्सन, मान लो रजिस्टर्ड पर्सन के केस में तो वेरी सिंपल नॉर्मल है, अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन क्या कर रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन किसी दूसरी स्टेट्स में जाके काउंटर परचेज कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल इंस्टीट्यूट का ये एग्जांपल है, मैं ले लेती हूँ। अगर कोई पर्सन ने कोई व्हीकल परचेज करना है, वो व्हीकल किसी दूसरी स्टेट में जाके परचेज कर रहा है, चलाकर वापस अपनी स्टेट में ले आ रहा है, दूसरी स्टेट में व्हीकल वो क्यों परचेज करेगा, बिकॉज हो सकता है किसी स्टेट का रजिस्ट्रेशन जो चार्जेस है वो कम हो, तो उसने क्या करा, दूसरी स्टेट में जाके व्हीकल को परचेज कर लिया। तो ओवर द काउंटर परचेज के केस में हम क्या माने, ओवर द काउंटर परचेज के केस में हम क्या माने, ओवर द काउंटर परचेज के केस में बोला गया है, क्या बोला गया ओवर द काउंटर परचेज के केस में, अगर वो पर्सन अपना एड्रेस बताता है, अगर वो पर्सन अपना एड्रेस बता देता है, इनवॉइस में मेंशन है वो एड्रेस, तो वो लोकेशन वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। एड्रेस का मतलब पूरा एड्रेस की बात नहीं हो रही है, अगर स्टेट भी मेंशन है, अल्टीमेटली सप्लायर को पता है कि किस स्टेट में माल जाने वाला है, तो वो प्लेस आ जाएगा, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आ जाइए, अगर किसी गुड्स का इंस्टॉलेशन होना है, अगर किसी गुड्स का क्या है, इंस्टॉलेशन होना है, अगर किसी गुड्स का इंस्टॉलेशन होना है तो क्या बोला जा रहा है, इंस्टॉलेशन के केस में जहां पर गुड्स प्लेस्ड एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन तो वही प्लेस माना जाएगा। अगर सप्लाई इन्वॉल्व है, क्या अगर इंस्टॉल और असेंबल किया जाना है तो वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा जहां पर इंस्टॉल या असेंबल किया जा रहा है। तो एग्जांपल देखते हैं, एमए प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा, एक मशीन परचेज करी, किससे, नोएडा किसी यूपी वाले बंदे से परचेज करी, तो उसने क्या बोला, द प्लेस ऑफ सप्लाई इज एट द साइट, तो क्या बोला, इंस्टॉल कराने को बोला नोएडा में। कोई पर्सन एमए है, एमए जो प्राइवेट लिमिटेड वो दिल्ली की है, उसने एमबी दिल्ली की ही कंपनी से क्या करी, दिल्ली की कंपनी से ही मशीन परचेज करी, लेकिन उसको बोला कि मेरी फैक्ट्री नोएडा में है, यूपी में मेरी फैक्ट्री है, वहां जाकर इंस्टॉल कर दो, तो इंस्टॉलेशन इन्वॉल्व है। तो भले ही पर्सन दोनों दिल्ली के हैं, तो जहां पर इंस्टॉलेशन है वो दैट प्लेस वुड बी द
प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड एग्जांपल क्या बोलता है, प्योर रिफाइनरीज मुंबई की हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया पीक्यू लिमिटेड रांची को कि एक मशीन सप्लाई करो जिसको असेंबल करना पड़ेगा गुजरात में जाके, कच्छ गुजरात में जाके असेंबल करना पड़ेगा। तो जब भी असेंबल इंस्टॉलेशन वर्ड आ जाता है तो जिस प्लेस पे इंस्टॉलेशन या असेंबल हो रहा है दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद आ जाता है अगर गुड्स सप्लाई की जा रही हैं ऑन बोर्ड, किसी कन्वेंस पे ऑन बोर्ड गुड्स सप्लाई की जा रही हैं तो क्या माना जाएगा, तो क्या माना जाएगा, तो क्या बोला गया, अगर अगर गुड्स को क्या किया जा रहा है, ऑन बोर्ड सप्लाई किया जा रहा है। देखो आप ट्रेन पे जा रहे थे, ट्रेन पे जा रहे थे, बहुत सारी बीच में सिटीज आनी थी, अब गुड्स कहाँ से होंगी क्या नहीं होंगी कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब भी ऑन बोर्ड गुड्स की सप्लाई हो रही है। देखो मैंने क्या करा, मान लो मैं ऑन बोर्ड गुड्स सप्लाई करती हूँ, मैंने क्या करना था, मैंने दिल्ली में गुड्स किसी ट्रेन में चढ़ानी थी, ठीक है, दिल्ली में गुड्स ट्रेन में चढ़ानी थी, तो भले ही वो जाके आगे किसी जयपुर में बिक रही हो, भले ही वो जयपुर में उनकी सप्लाई हो रहा हो, हमने नहीं देखना, देने वाले के हिसाब से क्या होगा, जब गुड्स ट्रेन पे चढ़ गई, जब वो कन्वेंस पे चढ़ गई तभी से वो सप्लाई माना, प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। तो क्या बोला, क्या बोला, जब भी जिस लोकेशन से उन गुड्स को ऑन बोर्ड किया गया है, जिस लोकेशन से उन गुड्स को टेकन ऑन बोर्ड किया गया है दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर गुड्स की सप्लाई ऑन बोर्ड कन्वेंस किया जा रहा है तो जब भी गुड्स का टेकन ऑन बोर्ड है तभी वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, जब भी वो गुड्स का टेकन ऑन बोर्ड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्या बोल रहा है ये, क्या बोला, मिस्टर एक्स ने क्या करा, बोर्ड करा न्यू दिल्ली कोटा ट्रेन एट न्यू दिल्ली, ठीक है, ही सेल्स द गुड्स टेकन ऑन बोर्ड बाय हिम एट न्यू दिल्ली, वो जयपुर में जाके, बाय चांस एग्जांपल सेम हो गया, उन्होंने क्या करा, दिल्ली की गुड्स जाके कहाँ बेची, जयपुर में बेची हैं, तो अल्टीमेटली भले ही गुड्स का सेलिंग जयपुर में हुआ लेकिन जब गुड्स चढ़ी कब है ट्रेन पे, दिल्ली पे चढ़ी हैं, तो दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। एक बार फटाफट से क्विक 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 रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 10, हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 10, फटाफट से अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व है, इधर देखो गुड्स की अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो जहां मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है, बिल टू शिप टू मॉडल, मतलब किसी के कहने पर गुड्स को कहां दिया जा रहा है, तो हमने जिसके कहने पर चले हम तो उसका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस लेंगे, ठीक है, वो आ जाएगा। अगर गुड्स की मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो जहां पर गुड्स की लोकेशन है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, गुड लोकेशन की गुड्स है एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी, वही आ जाएगा। अगर गुड्स को असेंबल किया जा रहा है तो प्लेस ऑफ असेंबल और इंस्टॉल्ड। उसके बाद गुड्स अगर ऑन बोर्ड की जा रही हैं, गुड्स अगर ऑन बोर्ड की जा रही हैं तो जहां पर गुड्स का ऑन बोर्ड किया जा रहा है तो वहां पर आ जाएगा, जहां पर गुड्स का ऑन बोर्ड किया जा रहा है वहां पर आ जाएगा, जहां पर सेल हुई है वो मैटर नहीं करता है। एक पॉइंट हमने नहीं नया पढ़ा, ओवर द काउंटर सेल के केस में, ओवर द काउंटर सेल के केस में क्या होता है, जब अनरजिस्टर्ड पर्सन डिफरेंट डिफरेंट जगह पर जाकर ऐसे करता है तो अगर एड्रेस अवेलेबल है देन इट्स वेल एंड गुड, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द place of supply। ठीक है, लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर हमारा फिनिश होता है सेक्शन नंबर 10, 10 हमारे यहाँ पर कंप्लीट होता है। वो उसके बाद एक जनरल क्लोज है, अगर डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो जो मैनर प्रेस्क्राइब है हम वैसे डिटरमाइन कर लेंगे। अब मैनर क्या प्रेस्क्राइब है वो चलो वहां उसके हिसाब से हम कर लेंगे। तो सिंपल रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर का आ जाएगा, ऊपर वाले में कवर हो रहा है हमारा वो पॉइंट। उसके बाद आ जाता है सेक्शन नंबर 11। सेक्शन नंबर 11 क्या बात करता है, 11 सेक्शन नंबर बात करता है हमारा गुड्स अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही हैं, गुड्स अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रही है। क्यों हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोला, क्योंकि हमने जब विद इन इंडिया था, जब विद इन इंडिया था तो सेक्शन नंबर 10 में ही सब कवर हो गया ना। अब आउटसाइड इंडिया जाने के लिए सेक्शन नंबर 11 कवर हो जाएगा, आउटसाइड इंडिया जाने के लिए सेक्शन नंबर 11 कवर हो जाएगा।
ठीक है, तो सेक्शन नंबर 11 क्या बोलता है, अगर गुड्स का इंपोर्ट है, अगर गुड्स का इंपोर्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, इंपोर्ट के केस में देखो सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ डिसाइड नहीं कर पाएंगे, अगर गुड्स का इंपोर्ट है तो जहां पर इंपोर्टर लोकेटेड है वो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। गुड्स के केस में जहां पर इंपोर्टर लोकेटेड है, मान लो मैंने कोई गुड्स मंगवाई बाहर से, अब मेरा लोकेशन देखा जाएगा, इंपोर्टर जहां पर लोकेटेड है दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो एमसी प्राइवेट लिमिटेड ने क्या करा, मैं एक कंपनी हूं एमसी प्राइवेट लिमिटेड, मेरी एक कंपनी है, उसने इंपोर्ट करा इलेक्ट्रिक केटल्स फ्रॉम चाइना, चाइना से इंपोर्ट करा, तो आपके मन में आता है गुड्स इंपोर्ट करी है तो सीधा सीधा लोकेशन ऑफ इंपोर्टर आ जाएगा, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर आ जाएगा। लोकेशन ध्यान रखना, लोकेशन ऑफ इंपोर्टर इंपोर्टेड है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपोर्टर की लोकेशन इंपोर्टेड है, जहां पर वो लोकेटेड है, कहां पर गुड्स उतरी, क्या हुआ क्या नहीं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पोर्ट तो एक ही आसपास कुछ ही प्लेसेस है ना पोर्ट के, तो हमने सिंपल देखना है वो बंदा जो रिसीव कर रहा है वो कहां पर है, तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर जहां पर है वो प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के केस में, एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स के केस में डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी, क्योंकि एक्सपोर्ट के केस में बाहर ही माना जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द गुड्स, जहां पर गुड्स एक्सपोर्ट की गई हैं दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या बोला गया, मिस्टर एमआर प्राइवेट लिमिटेड जो है एक्सपोर्ट किए स्पाइसेस फ्रॉम न्यू दिल्ली टू लंदन, तो जहां पर एक्सपोर्ट टर्मिनेट हो रहा है, जहां पर एक्सपोर्ट किया गया, डेस्टिनेशन आउटसाइड इंडिया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द लंदन ओनली। सेक्शन 10 एंड सेक्शन 11 वी आर डन विद द सेक्शन 10 11। नाउ विल जंप टू द इंपॉर्टेंट वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन नंबर 12 एंड 13। इधर देखो फटाफट से बताओ मुझे हमने क्या पढ़ा, हमने देखा सेक्शन 10 11 12 13। 10 कब आता है, गुड्स के केस में, 11 12 का 11 कब आता है, जब इंपोर्ट एक्सपोर्ट का केस हो। 10 हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि दोनों इंडिया में विद इन डोमेस्टिक सेल हो रही है, विद इन इंडिया सेल हो रही है, लेकिन अगर आउटसाइड इन्वॉल्व हो जाता है तो सेक्शन 11 आ जाता है। सेक्शन 12 कब आएगा, सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई देखने के लिए, वो भी कब, जब लोकेशन ऑफ, जब सप्लायर एंड रिसिपिएंट, सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है तो सेक्शन 12 आ जाएगा। लेकिन अगर सप्लायर एंड रिसिपिएंट दोनों में से एक भी आउटसाइड इंडिया, तो हम पढ़ने वाले हैं उसके लिए सेक्शन नंबर 13, हम उसके लिए पढ़ने वाले हैं सेक्शन नंबर 13 पढ़ने वाले हैं। देखो चलिए एक बात मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि ये हमें सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से चलना है, क्या है, देखो हमेशा सेक्शन 12 13 में आपको एक मिलेगा जनरल रूल, एक मिलेगा जनरल रूल। जनरल रूल क्या होता है कि जब आप कुछ दिए गए स्पेसिफिक पॉइंट्स में फॉल नहीं कर पा रहे तो आपको जनरल में जाना है। फॉर एग्जांपल एक बात बताओ, आपने कोई मोबाइल खरीदना है, ठीक है, एक ऐसी शॉप है, एक ऐसी शॉप है जो सारा कुछ रखती है, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह ये वो फलाना धमाका सब कुछ रखती है अपनी शॉप पे, जिसके अंदर मोबाइल भी, चंद मोबाइल भी कवर हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसी शॉप है जो स्पेसिफिकली मोबाइल सेल कर रही है, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, कहाँ जाना चाहोगे, आप स्पेसिफिक वाले पे जाना चाहोगे, बिकॉज यू विल गेट अ मोर वेराइटी देयर, तो स्पेसिफिक पे जाना है, स्पेसिफिक पे मिला ठीक, फिर आप अदरवाइज जनरल पे चले जाइए। सेम फॉल होता है सेक्शन नंबर 12 एंड 13 में। सेक्शन 12 कहता है एक तो हम आपको जनरल रूल दे रहे हैं, अगर अगर आप कहीं और नीचे के दिए गए सेक्शंस में फॉल नहीं करते, पॉइंट्स में फॉल नहीं करते, तो इसके हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए। तो वेरी 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 सिंपल पॉइंट, जर्नल रूल क्या कहता है, जर्नल रूल क्या बोलता है, जर्नल रूल बोलता है अगर, अगर क्या है, जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है, जर्नल रूल क्या बोलता है, अगर रिसिपिएंट क्या है, रजिस्टर्ड है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो मैं सप्लायर हूं, मैं कोई सर्विसेज दे रही हूं जो मैं कहीं फॉल नहीं करती, तो मैं सिंपल देखूंगी मैं दे किसको रही हूं, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो सिंपल आपका प्लेस आ जाएगा, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो पहले मैं क्या करूंगी, एड्रेस, एड्रेस चेक करूंगी, आपका एड्रेस है तो वो एड्रेस डाल के प्लेस ऑफ सप्लाई बना दूंगी, अगर आपका एड्रेस ही नहीं है मेरे पास तो अल्टीमेटली मेरा ही प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, समझ में आया। जनरल रूल क्या बोलता है, जनरल रूल बोलता है अगर B2B है, B2B है। अब एक बात बताओ, सेक्शन 13 के केस में मैं आपको क्लैरिटी देती चलती हूँ, सेक्शन 12 के केस में भी जनरल रूल है, सेक्शन 13 के केस में भी जनरल रूल है, ठीक है। सेक्शन 12 में तो हमने बोल दिया, अगर आप, क्यों क्यों सेक्शन 12 हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि विद इन इंडिया की बात ही है, अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपकी लोकेशन, रजिस्टर्ड नहीं हो तो एड्रेस, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। लेकिन एक बात बताओ, सेक्शन 13 के केस में, सेक्शन 13 के केस में क्या रजिस्टर्ड वाला पॉइंट होना चाहिए, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है या नहीं है,
क्योंकि हो सकता है एक पार्टी बाहर हो, तो डिपेंड करेगा वो केस डिपेंड करेगा। तो वहां पर उन्होंने ये पॉइंट नहीं, सीधा ये वाला पॉइंट दिया है। अभी हम आगे जाकर देखेंगे कि क्या है। तो सिंपल सी बात, अभी आप समझो सेक्शन 12 में हमने क्या बोला, जनरल रूल क्या बोलता है, आप रजिस्टर्ड हो तो ठीक है, रजिस्टर्ड नहीं हो तो आपका एड्रेस है नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। देखो सबसे पहले देखो क्या बोलता है, इसके बाद इस पे हम ये पॉइंट हम सबसे लास्ट में करेंगे, हमें समझ में आ जाएगा फाइंड आउट कैसे करना है कि स्पेसिफिक में फॉल करता है या नहीं करता। उसके बाद पॉइंट आ जाता है, अगर सर्विसेज दी जा रही हैं, अगर सर्विसेज दी जा रही है किसी को इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई सर्विसेज दी जा रही हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लो अब आ जाते हैं दूसरा, एक डिफिकल्टी क्रिएट हुई, मान लो मैं थी दिल्ली में, आप थे हरियाणा में, मैं थी दिल्ली में, आप थे हरियाणा में, दोनों कहाँ हैं, दोनों पर्सन विद इन इंडिया हैं, दोनों पर्सन विद इन इंडिया, सेक्शन 12 लगेगा। तो मैंने आपको होटल की सर्विसेज दी दिल्ली में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं, सेकंड पॉइंट की डिफिकल्टी पे आ जाते हैं। अब क्या हुआ, मैं दिल्ली में, आप हरियाणा में, मैं दिल्ली में, आप हरियाणा में, लेकिन जिसके रिगार्डिंग आपको सर्विसेज दी जा रही है, जिसके रिगार्डिंग आपको सर्विसेज दी जा रही है, मैंने आपके लिए एक होटल लंदन में दिया, लंदन में आपको सर्विसेज दी जा रही है, सप्लायर भी इंडिया में है, रिसिपिएंट भी इंडिया में है, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस कहां दी जा रही है, लंदन में दी जा रही है, प्रॉपर्टीज आउटसाइड इंडिया। हमने क्या बोला, लोकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो लोकेशन है वही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगी। भले ही हम दोनों इंडिया में हैं, भले ही हम दोनों इंडिया में, फिर भी हम टैक्स देने से बच जाएंगे। क्यों, क्योंकि प्रॉपर्टी तो लंदन में सिचुएटेड है। हमने क्या बोला था, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर सिचुएटेड है वो प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन इसके केस में बोला गया, अगर प्रॉपर्टी ही आउटसाइड इंडिया है, अगर प्रॉपर्टी ही आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, अगर किसी पर्सन ने बहुत सारी जगह इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ली है, लंदन में ली, दुबई में ली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ली, बहुत जगह ली, उसमें से एक मुंबई में भी ली, ठीक है, जब मोर देन वन जगह इन्वॉल्व है, मोर देन वन प्लेसेस आर इन्वॉल्व, जिसमें से अगर एक भी जगह टैक्सेबल टेरिटरी में है, एक भी जगह इंडिया में आ गई, तो सारी की सारी हम सप्लाई सर्विसेज कहाँ मान लेंगे, प्लेस ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई हम मुंबई का ही मान लेंगे। अगर मोर देन वन प्लेसेस आर इन्वॉल्व, जिसमें से एक भी अगर टैक्सेबल टेरिटरी में, मतलब इंडिया में सिचुएटेड है, तो दैट प्लेस वुड बी द कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, सो दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से हम फटाफट से देख लेंगे। एग्जाम्पल से हम फटाफट से देख लेते हैं क्या है। केटीएस बिल्डर कहाँ पे है, केटीएस बिल्डर कहाँ पर लोकेटेड है, केटीएस बिल्डर लोकेटेड है कोलकाता में। केटीएस बिल्डर कहाँ है, सॉरी, केटीएस बिल्डर है मुंबई का, उसकी एक फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है कहाँ पर, कोलकाता में उसकी फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है, जो कोलकाता में अपनी फैक्ट्री बना रहा है। केटीएस बिल्डर मुंबई इज कंस्ट्रक्टिंग अ फैक्ट्री बिल्डिंग फॉर पीएलएम प्राइवेट लिमिटेड इन न्यू दिल्ली। मतलब केटीएस बिल्डर मुंबई का है, उसकी एक कंपनी है कोलकाता की, लेकिन वो उसके लिए एक फैक्ट्री बना रहा है न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में फैक्ट्री बना रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। बंदा कहाँ का हो, सप्लायर कहीं का हो, रिसिपिएंट कहीं का हो, एक बंदा मुंबई का, एक कोलकाता है, लेकिन आपने जो सर्विसेज देनी है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विसेज दे रहे हो, वो प्रॉपर्टी कहाँ पे सिचुएटेड है, वो प्रॉपर्टी सिचुएटेड है न्यू दिल्ली में, तो न्यू दिल्ली वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, शाह एंड शाइन आर्किटेक्चरल फर्म एट कोलकाता हैज बीन हायर्ड एज अ बाय एमकेएफ बिल्डर ऑफ मुंबई।
देखो MKF बिल्डर जो मुंबई के, उन्होंने क्या करा, आर्किटेक्चरल कंपनी को हायर करा कुछ डिजाइन वगैरह बनाने के लिए, जो कि कहाँ बनने वाले हैं, अहमदाबाद गुजरात में बन रहे हैं। जिस बिल्डिंग अहमदाबाद गुजरात में बिल्डिंग बन रही है, उसके लिए किसी मुंबई के पर्सन ने किसी कोलकाता के पर्सन को हायर किया गुजरात वाली बिल्डिंग के रिगार्डिंग कुछ काम करवाने के लिए। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज हैं तो हम सिंपल देंगे प्रॉपर्टी कहां पर सिचुएटेड है, प्रॉपर्टी सिचुएटेड है कहां पर, गुजरात में। सो गुजरात अहमदाबाद वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद मिस्टर रमेश एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो ट्रेवल कर रहे हैं टू मुंबई फॉर अ बिजनेस स्टे इन होटल। अल्टीमेटली मैं कहा हूं दिल्ली का, ट्रेवल करने वाला पर्सन दिल्ली का है, वो होटल कहां पे ले रहा है इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो ले रहा है मुंबई में। तो मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, ये वाला। मिस्टर एक्स एक कंसल्टिंग इंजीनियर है, जो मुंबई बेस्ड है, जो प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ऑफ मिस्टर वाई लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। प्रॉपर्टी ऑफ मिस्टर वाई जो कि लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में। मिस्टर एक्स क्या है, इंजीनियर है, वो सर्विसेज किसके रिगार्डिंग दे रहे हैं, जो मिस्टर वाई तो बेंगलोर का है, लेकिन प्रॉपर्टी ऑस्ट्रेलिया में लोकेटेड है, तो अगर हमने क्या बोला, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो सर्विसेज किसने ली थी, सर्विसेज लेने वाला पर्सन मिस्टर वाई बेंगलोर का था, भले ही उसने ऑस्ट्रेलिया वाली प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज ली है, लेकिन रिसिपिएंट कहां का है, बेंगलोर का है। तो अल्टीमेटली प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द बेंगलोर ओनली। ये नहीं देखेंगे अब अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी कहां लोकेटेड है, अगर वो बाहर लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ये हमारा इसका समरी है। अगर वो इंडिया में है तो लोकेशन ऑफ दैट, अगर आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बोट वगैरह में भी तो मिलता है ना, इन हाउस गेस्ट वगैरह में मिलते हैं, मोर देन वन स्टेट में है, तो बहुत सारे एग्रीमेंट की तरह यहाँ पे डिसाइड हो जाएगा, बहुत सारे पॉइंट्स प्रोवाइडेड है कि कैसे डिसाइड होगा। अगर एरिया ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या, मान लो एक प्रॉपर्टी लोकेटेड है, 2 स्टेट में कवर हो रही है, बहुत बड़ा उनका लॉन है, एक स्टेट में आ रहा है हिस्सा, दूसरे स्टेट में आ रहा है, तो हम एरिया वाइज डिसाइड करेंगे। तो ऐसे ही कुछ पॉइंटर्स दिए हुए हैं कि कैसे कैसे हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। ये हुआ हमारा यहाँ पर कंप्लीट हमारा इमूवेबल प्रॉपर्टी का केस यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सेकंड सर्विसेज आती हैं, रेस्टोरेंट एंड केटरिंग एंड पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ केयर की सर्विसेज। इनकी सर्विसेज में क्या बोलते हैं, अगर देखो क्या बोला जा रहा है, रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ, मतलब जो आप पर्सनलाइज सर्विसेज ले रहे हो। ध्यान रखना, जब भी गवर्नमेंट को दिख रहा है कि कुछ सर्विसेज मेजोरिटी ऑफ द पर्सनल में कवर हो रही हैं, तो वहां वो B2B का ऑप्शन ही नहीं देगा, कि अगर आप रजिस्टर्ड हो तो ये ले लो। वो मेजोरिटी केस में देख रहे हैं, मेजोरिटी केस में रेस्टोरेंट, केटरिंग, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ये सब सर्विसेज लोग अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए ले रहे हैं। तो ये सब चीजों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जहां पर एक्चुअल में सर्विसेज को परफॉर्म किया जा रहा है, एक बात बताओ, आप कहीं घूमने गए, आपको लगा ठीक है मैं सलून जाए आती हूँ, मुझे सलून जाने की नीड है, मुझे कुछ मेकअप शेकअप कराना है, ठीक है, आप जाए वहां पे, तो क्या वहां पर उसको वो बताने बैठोगे मैं स्टेट से आया हूँ, ये वो फलाना ढिमाका, अनटिल एंड अनलेस यू आर इन, उसके बाद आप बहुत अच्छे टर्म्स में आ जाते हो, आप बात करने लग जाते हो। अदरवाइज छोटी मोटी चीजों के लिए वी डोंट जनरली गिव आर मच डिटेल टू अदर्स। तो सिंपल सी बात क्या बोली, अगर रेस्टोरेंट, केटरिंग सर्विस, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, ब्यूटी एंड हेल्थ की अगर सर्विसेज हैं, तो जहां पर उसको परफॉर्म किया जा रहा है, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर ए बिजनेसमैन है जो पुणे में क्या कर रहा है, उन्होंने रेस्टोरेंट में खाना खाया, पुणे डाइंस इन अ रेस्टोरेंट एट अ मुंबई, वो एक बिजनेस ट्रिप पे कहाँ गए, मुंबई के बिजनेस ट्रिप पे गए, तो अल्टीमेटली कहाँ खाया होगा उन्होंने खाना, सर्विसेज कहाँ पर परफॉर्म करी होंगी, मुंबई में, तो मुंबई वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विसेज, आ जाता है। ट्रेनिंग के केस में देखो क्या होता है,
ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, छोटे मोटे लोग जाके सर्विसेज को नहीं लेने वाले हैं, छोटे मोटे लोग जाके बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स नहीं लेने वाले। नाम से ही देखो क्लियर हो रहा है, बड़े बड़े सेंटर्स होते हैं जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, परफॉर्मेंस अप्रेजल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे केस में क्या ऑप्शन आ जाएगा, अगर सर्विस लेने वाला रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस, अदरवाइज जहां पर सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं। ऊपर वाले में क्यों नहीं आया ये सब, क्योंकि वो दिख रहा है एट ए लार्जर पॉइंट ऑफ टाइम वो सर्विसेज सिर्फ पर्सनली ही ली जाएंगी। लेकिन ट्रेनिंग एंड अप्रेजल के केस में दीज आर द बिजनेसेस दैट आर रनिंग बाय मल्टीपल, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो स्पेशल ऐसे बिजनेस रन कर रहे हैं। तो ट्रेनिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में क्या बोला, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस हो जाएगा, अदरवाइज जहां पर सर्विसेज को परफॉर्म किया जा रहा है वो हो जाएगा। आई होप आपके माइंड में बैठ गया होगा अब कि कब आपका B2B देखना है। जो पर्सनल ग्रूमिंग रेस्टोरेंट वगैरह के केस में B2B वाला कोई पॉइंट नहीं है, जहां पर परफॉर्म दैट इज द ओनली प्लेस। लेकिन ट्रेनिंग के केस में क्या बोला गया, ट्रेनिंग के केस में क्या बोला गया, सिर्फ अगर रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां पर परफॉर्म वो प्लेस। तो क्या बोला गया, एग्जांपल नंबर 22, डीईओ कंसल्टेंट, उसने क्या करा, डीईओ कंसल्टेंट कोलकाता का, उसने ट्रेनिंग दी है किसको, अकाउंट्स एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ सन सीमेंट लिमिटेड को दी है जो कि रजिस्टर्ड है। ट्रेनिंग रजिस्टर्ड को दी तो सीधा सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा रजिस्टर्ड पर्सन का, गुवाहाटी वाला पर्सन का प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर वही वो पर्सन अनरजिस्टर्ड होता, वो सर्विसेज अगर ले रहा है, कहां पे ले रहा है, तो सर्विसेज कहां परफॉर्म हुई, भले ही वो पर्सन नोएडा का है लेकिन उसने कोर्स कहां पे ज्वाइन किया, ट्रेनिंग कहां पर ली, न्यू दिल्ली में ली। तो जहां पर सर्विसेज परफॉर्म हुई अनरजिस्टर्ड पर्सन के केस में, दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद आता है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू द इवेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क। अगर इवेंट या अम्यूजमेंट पार्क की कोई सर्विसेज ले रहा है, अगर ऐसा केस है तो अल्टीमेटली जहां पर इवेंट हेल्ड किया गया है, जहां पर पार्क लोकेटेड है, जहां पर पार्क प्लेस्ड है, क्योंकि ऐसे केस में रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कोई मतलब ही नहीं बनता। बहुत थोड़ा सा वो लॉजिकल चलोगे, यू विल बी एबल टू कनेक्ट द प्लेस ऑफ सप्लाई वेरी इजिली। तो यहाँ पर क्या बोला गया, मिस्टर ए रेजिडेंट है गाजियाबाद के, यूपी के, उन्होंने एक टिकट ली है सर्कस ऑर्गेनाइज की जो कि गुरुग्राम में होने वाला है। पर्सन गाजियाबाद का गुरुग्राम में ले रहा है बाय सर्कस कंपनी जो कि न्यू दिल्ली में बेस्ड है, जो कि न्यू दिल्ली में सर्कस कहाँ पे ऑर्गेनाइज की जा रही है, सर्कस तो गुरुग्राम में ऑर्गेनाइज की जा रही है लेकिन पर्सन कहाँ का है, न्यू दिल्ली का है। हमने ऐसे केसेस में जो पर्सनलाइज सर्विसेज है वहां हमने क्या देखना है, जहां पर एक्चुअल में इवेंट हो रहा है या जहां पर प्लेस लोकेटेड है। तो एक्चुअल में कहाँ इवेंट हो रहा है, गुड़गांव में इवेंट हो रहा है, तो गुरुग्राम वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। मिस्टर बी ऑफ न्यू दिल्ली बाइज अ टिकट ऑफ अम्यूजमेंट पार्क लोकेटेड इन नोएडा, तो जहां पर पार्क लोकेटेड है दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। इधर देखो हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा था जनरल रूल। जनरल रूल क्या बोलता था, अगर आप B2B हो तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर आप B2C सप्लाई हो रही है, एड्रेस अवेलेबल है ओके, नहीं अवेलेबल तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। सेकंड हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी। इधर देखो इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जहां पर वो प्रॉपर्टी लोकेटेड है। लेकिन मान लो प्रॉपर्टी लोकेटेड ही आउटसाइड इंडिया है, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन हम बोलते हैं कि बहुत सारी जगह की सर्विसेज लिए, मल्टीपल जगह प्रॉपर्टी लोकेटेड थी, लेकिन उसमें से एक भी अगर प्रॉपर्टी इन द टैक्सेबल टेरिटरी है तो दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, अदरवाइज तो फिर हम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे आ ही जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, पर्सनल सर्विसेज जो ले रहे थे, पर्सनल सर्विसेज क्या ले रहे थे, ब्यूटी ट्रीटमेंट, रेस्टोरेंट, डाइन इन, ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ सर्विसेज, इनके केस में जहां पर सर्विसेज को परफॉर्म किया जा रहा है। उसके बाद हमने क्या देखा, जो एडमिशन टू अम्यूजमेंट पार्क वगैरह है। ट्रेनिंग के केस में जो था, परफॉर्मेंस अप्रेजल के केस में था, अगर B2B है तो रजिस्टर्ड, अगर B2C है तो जहां पर परफॉर्म किया जा रहा है। एडमिशन टू इवेंट अम्यूजमेंट पार्क के केस में जहां पर एक्चुअल में वो प्लेस लोकेटेड है या फिर वो इवेंट हेल्ड किया जा रहा है वो आ जाएगा। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट का मतलब क्या होता है, बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप इवेंट ऑर्गेनाइज करना, पूरी पूरी इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज होती हैं। लाइक ट्रेनिंग के केस में ना, जैसे ट्रेनिंग
ट्रेनिंग के केस में बड़ी बड़ी कंपनीज काम करती हैं, पूरी इन्वॉल्व होती है इन द ट्रेनिंग्स एंड ऑल, ऐसे ही इवेंट ऑर्गेनाइज में भी बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पर भी B2B का पॉइंट इनको देना पड़ेगा। अगर B2B का पॉइंट है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अदरवाइज जहां पर वो इवेंट हेल्ड किया जा रहा है, जहां पर वो इवेंट हेल्ड किया जा रहा है। अब फॉर एग्जांपल इवेंट ही आउटसाइड इंडिया हेल्ड कर दिया, किसी पर्सन ने बोला अगर मैं इंडिया में इवेंट रखूंगा तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, इंडिया में इवेंट रखूंगा तो टैक्स लग जाएगा, क्योंकि जहां पर इवेंट हेल्ड किया गया दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो क्या बोला गया, हम इवेंट बाहर रखते हैं, गवर्नमेंट कहती इधर आओ, अगर इवेंट तुम बाहर रख रहे हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट को ही हम पकड़ लेंगे इमूवेबल प्रॉपर्टी की तरह। अगर कोई पर्सन बोलता है कि मैं बाहर इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस ले रहा हूं तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट तो इंडिया में है ना, तुम टैक्स दो, सेम एज यहाँ पर हो जाता है। अगर इवेंट ही आउटसाइड इंडिया आप होल्ड ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इसके फटाफट से एग्जांपल एक बार हम देख लेते हैं। मेगा इवेंट, मेगा इवेंट एक इवेंट कंपनी है न्यू दिल्ली जो कि अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज करती है शाह डायमंड मर्चेंट ऑफ अहमदाबाद के लिए। सिंस द रिसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, ये पर्सन रजिस्टर्ड है, इवेंट के केस में ये पर्सन रजिस्टर्ड है तो अहमदाबाद ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। लेकिन 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 देखो अब नेक्स्ट केस में देखो, मेगा इवेंट ने क्या करा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी तो दिल्ली की है, उसने इवेंट ऑर्गेनाइज करा किसके लिए, है तो रजिस्टर्ड ही, लेकिन इवेंट कहां पर देखो क्या है, ऑर्गेनाइज किया इवेंट फॉर शाह डायमंड रजिस्टर्ड के लिए, और इवेंट मॉरिशियस में करा। देखो एक बात बताओ, जब पर्सन रजिस्टर्ड है तो हमने नहीं देखना इवेंट कहाँ हुआ कहाँ नहीं हुआ। अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो सिंपल सिंपल उसका ही प्लेस आ जाएगा। अनरजिस्टर्ड के केस में दिक्कत आती है, रजिस्टर्ड के केस में तो कुछ गड़बड़ी नहीं है ना, आपका एड्रेस ऑलरेडी अवेलेबल है रजिस्टर्ड पर्सन का, रजिस्टर्ड के केस में सीधा सीधा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आएगा। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड का केस है तो अदरवाइज जहां पर इवेंट हुआ, इवेंट ही बाहर हुआ है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट पे आ जाओ। देखो एग्जांपल 28 क्या बोल रहा है, वेडिंग प्लानर है चेन्नई की, उन्होंने रमेश को हायर किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन बेस्ड इन हैदराबाद, टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज हिज वेडिंग एट दिल्ली। द रिसिपिएंट बीइंग अनरजिस्टर्ड पर्सन, रिसिपिएंट भी अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो जहां पर इवेंट हुआ, जहां पर इवेंट हुआ, कहां पर इवेंट हुआ, न्यू दिल्ली में इवेंट हुआ, तो दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब एक एग्जांपल और देखते हैं अगर इसमें है तो। अब देखो इवेंट कहां पर हो रहा है, इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है, इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो हम लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मानेंगे, हैदराबाद मानेंगे। इवेंट आउटसाइड इंडिया हो रहा है तो हमें वो लोकेशन तो लेनी नहीं है। अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया, इवेंट अगर विद इन इंडिया होता तो हम इवेंट लेते, अगर इवेंट ही आउटसाइड इंडिया ऑर्गेनाइज हो रहा है तो अल्टीमेटली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो हैदराबाद वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, नोट द लोकेशन जहां पर इवेंट हुआ है। अगर मोर देन वन टेरिटरी में हुआ है तो लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट ही आ जाएगा। तो सिंपल सी बात, लोकेशन ऑफ सच रिसिपिएंट ही आ जाएगा। रजिस्टर्ड के केस में तो कुछ गड़बड़ ही नहीं है, रजिस्टर्ड के केस में तो सीधा सीधा उसी का प्लेस है, सीधा सीधा उसी का प्लेस है। अब उसके बाद कह रहे हैं बहुत सारी इवेंट हो रहे हैं तो प्रोपोर्शनेट कर लो भाई, अगर बांटना है तो प्रोपोर्शनेट हो जाएगा उसके बाद वो। चलो उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, मेल और कुरियर के थ्रू जो गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन हुई है। अब सबसे पहली बात, बहुत सारा कंफ्यूजन क्या रहता है, ध्यान रखना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी जा रही है। यहां पर ये कंफ्यूज नहीं होना है कि गुड्स ही हम उठा के लेके जा रहे हैं तो सेक्शन 10-11 में आ जाए, नहीं, सर्विसेज है। गुड्स तो ऑलरेडी बिक चुकी हैं, जिसको करना था वो कर चुका है अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। यहाँ पर गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज दी जा रही है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने की सर्विसेज दी जा रही है। तो इसमें क्या बोला, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को दी जा रही है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, अगर अनरजिस्टर्ड को पर्सन को दी जा रही है तो क्या बोला जाएगा, इज अ लोकेशन जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन आएगा। ठीक है, अब ध्यान रखना, लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट आई थी, लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट आई थी, पहले क्या होता था, एक नंबर पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अगर गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज कहां पे है, रजिस्टर्ड पर्सन को है, तो इजी है, रजिस्टर्ड पर्सन का प्लेस ही प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर अनरजिस्टर्ड को है,
अगर अनरजिस्टर्ड का तो हमने क्या बोला, जहां पे गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है, जहां पर गुड्स को क्या किया जा रहा है, हैंड ओवर किया जा रहा है। मान लो मैंने गुड्स को हैंड ओवर करना था दिल्ली टू मुंबई, तो मैंने गुड्स को दिल्ली में किसी को हैंड ओवर किया तो वो मुंबई ले जाएगा, तो अनरजिस्टर्ड पर्सन हूं, जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया वो आ जाएगा। लेकिन पहले एक पॉइंट होता था, पहले एक पॉइंट क्या होता था, अगर गुड्स आपने हैंड ओवर किया किसी को आउटसाइड इंडिया ले जाने के लिए, मतलब गुड्स का मूवमेंट हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज कहाँ दी जा रही हैं, आउटसाइड इंडिया तक लेके दी जा रही हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस से मैंने अगर कुछ भेजना है, आउटसाइड इंडिया अगर मैंने कुछ भेजना है, ठीक है, तो आउटसाइड इंडिया अगर हो रहा है तो अल्टीमेटली पहले क्या होता था, प्लेस ऑफ सप्लाई भी आउटसाइड इंडिया बनता था, क्योंकि वो एक्सपोर्ट वगैरह का केस मान के ये सब चीजें आ जाती थी, प्लेस ऑफ सप्लाई आउटसाइड इंडिया बनता था। लेकिन अभी क्या बोला गया है, इस केस में भी अगर आप इतने बड़े वाले बिजनेसमैन हो, बाहर भेज रहे हो चीजें, नहीं भी हो आप बाहर कुछ भेजो, आप इतना खर्चा अफोर्ड कर पा रहे हो कुरियर वगैरह का बाहर बेचने के लिए, तो अल्टीमेटली आप जीएसटी भी अफोर्ड कर पाओगे। अगर ऐसा केस है तो अल्टीमेटली जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल इसका देख लेते हैं फटाफट से, बहुत सारे हैं बट इजी है, ये हो जाएगा। मिस्टर एक्स प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड कंपनी इन दिल्ली, इट सेंड्स इट्स कुरियर टू इट्स पुणे थ्रू द ब्रू एयर कुरियर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज ले रहा है। रिसिपिएंट सर्विसेज का कौन है, एक्स वाई जेड, रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई उसी का माना जाएगा। अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो गुड्स को हैंड ओवर कहां पर किया गया, हैंड ओवर कहां पर गुड्स को किया गया, सेंड, जहां से वो सेंड करे वहीं से हैंड ओवर दे देगा ना, तो जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया गया, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर आउटसाइड इंडिया दे रहे तो भी हैंड ओवर, बस हैंड ओवर तक मान के चलो कि हैंड ओवर का प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद आता है अगर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज है, सर्विसेज किसकी ली जा रही है, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली जा रही है। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ले रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस तो उसका हो जाएगा। अगर पर्सन ही अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर वो एम्बार्क कर रहा है फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, जहां पर वो एम्बार्क कर रहा है फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर एड्रेस, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, आपको कहीं जाना है, अगर आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ले रहे हो, अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन उसका हो जाएगा, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है, फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर आप इश्यू ऑफ राइट टू पैसेज फॉर फ्यूचर यूज, जैसे आप मेट्रो का एक बार वो कार्ड भरवा लेते हो, उसके बाद आप रिचार्ज कराने के बाद आप जहां जहां जैसे जैसे जा सकते हो, यू हैव अ राइट टू यूज दैट पैसेज, है ना, तो आपका जो द पॉइंट ऑफ बोर्डिंग इज नॉट नोन एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ द पैसेज। जब भी आपके उस कार्ड में पैसे डाले जा रहे हैं उनको नहीं पता कि आप किस पॉइंट से कौन सी मेट्रो लेके कहाँ जाने वाले हो। अगर वो वाला केस है तो अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस हो जाएगा, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो रजिस्टर्ड पर्सन का, सॉरी, सप्लायर ऑफ द लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। क्योंकि यहाँ के केस में आप जर्नी एम्बार्क तो देख ही नहीं पाओगे ना, वो पहला पॉइंट तो फेल हो जाता है, यहाँ पे। तो क्या बोला गया, अगर एड्रेस अवेलेबल है तो वो एड्रेस, अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अब क्या होता है, मान लो आप कहीं जा रहे थे, आपने आने की टिकट भी साथ ही बुक करा ली, तो उन्होंने क्या बोला, रिटर्न जर्नी को हम सेपरेट जर्नी ट्रीट करेंगे, भले ही आपने टिकटें दोनों की एक साथ कराई थी, रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी ट्रीट।
चलिए अभी हम पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का एक एग्जांपल देख लेते हैं। क्या बोलता है, मिस्टर अमर क्या है, रजिस्टर्ड पर्सन है। रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि ट्रेवल कर रहा है फ्रॉम मुंबई टू बेंगलोर इन एयरजेट फ्लाइट। तो उसने क्या करा, टिकट जर्नी ली है, जर्नी फ्रॉम द एयरजेट्स ऑफिस रजिस्टर्ड इन दिल्ली। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, रजिस्टर्ड पर्सन है। हमने क्या पढ़ा पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में, अगर पर्सन रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, मिस्टर श्याम एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने क्या करा, गुरुग्राम में बेस्ड है वो, उन्होंने 2 वे एयर जर्नी बुक करी है फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई एंड देन न्यू दिल्ली टू मुंबई ऑन 5 दिसंबर। तो वो लीव करेगा, उसके बाद न्यू दिल्ली लीव्स द न्यू दिल्ली ऑन 10 दिसंबर इन द लेट नाइट फ्लाइट एंड लैंड्स इन मुंबई इन द नेक्स्ट डे। उसके बाद वो 14 को क्या करेगा, फ्लाइट लेगा, वापस वो क्या जाएगा, लैंड करेगा दिल्ली में। तो सबसे पहले तो उसने कंटिन्यूस जर्नी के लिए बुक करा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो रिटर्न जर्नी वुड बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी, रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी मानेंगे इवन इफ द टिकट्स दोनों की सेम टाइम पे है। तो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आउटवर्ड जर्नी एंड रिटर्न जर्नी के लिए कहाँ से प्लेस ऑफ सप्लाई होगा, जहां से उसने जर्नी एम्बार्क की है। न्यू दिल्ली टू मुंबई जाने के लिए उसने जर्नी कहाँ से एम्बार्क करी होगी, न्यू दिल्ली से। तो बैक टू द, जब मुंबई टू न्यू दिल्ली उसने वापस आना होगा तो उसने जर्नी एम्बार्क करी होगी मुंबई से। तो दोनों को सेपरेट जर्नी ट्रीट करना है, दोनों का दिल्ली प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं बनाना है, दोनों की जर्नी क्या है, सेपरेट जर्नी है। तो उनका दोनों का सेपरेट क्या करेगा, सेपरेट जर्नी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई बनेगा। एग्जाम्पल्स ऑफ द इश्यू ऑफ द राइट टू पैसेज, राइट टू पैसेज का आपने अगर लिया है, लाइक हम देखते हैं मेट्रो का किया है, एन एयरलाइन में इशूड सीजनल टिकट कंटेनिंग 10 वाउचर्स कुड बी द ट्रेवल बिटवीन एनी 2 लोकेशन इन एनी कंट्री। कोई वाउचर दे दिया आपको, वाउचर अगर किसी ने दे दिया आपको, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का एड्रेस अवेलेबल है, अगर अवेलेबल है। रजिस्टर्ड के केस में तो सिंपल है, रजिस्टर्ड के केस में तो रजिस्टर्ड ही रहेगा। अनरजिस्टर्ड के केस में अगर एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आता है सप्लाई सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड ए कन्वेंस। तो क्या होता है, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, ऑन बोर्ड अ कन्वेंस, सर्विस सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेंस। तो जब भी अगर कोई आपको सर्विसेज दी जा रही हैं, गुड्स के केस में हमने क्या पढ़ा था, जहां पर गुड्स को ऑन बोर्ड किया जा रहा है। सर्विसेज के केस में क्या बोला, लोकेशन ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, जब वो जर्नी कन्वेंस जर्नी स्टार्ट हुई थी, कन्वेंस ऑफ द जर्नी, जो कन्वेंस ऑफ जर्नी है, जो उस कन्वेंस का फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर क्या है, वो प्लेस मानेंगे। गुड्स के केस में हमने क्या पढ़ा था, जहां पे गुड्स को ऑन बोर्ड किया जा रहा है, दैट प्लेस वाज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पर ध्यान रखना, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की कोई भी बात नहीं की गई है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड की कोई भी बात नहीं की गई है। तो मिस्टर एक्स क्या है, ट्रेवल कर रहे हैं फ्रॉम न्यू दिल्ली टू मुंबई इन एयरजेट फ्लाइट में। उन्होंने सोचा कोई इंग्लिश मूवी देखी तो वो सर्विसेज लेना चाह रहे थे, उन्होंने पेमेंट कर दी रास्ते में, तो सर्विसेज लेना चाह रहे थे। लेकिन अगर ऑन कन्वेंस आपने सर्विसेज ली है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, जो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर था। ट्रेवल कहाँ से हो रहा है फ्लाइट का, दिल्ली टू मुंबई हो रहा है, तो दिल्ली वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, दिल्ली वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। तो ध्यान रखना यहाँ पर रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। ध्यान रखना, क्या सर्विसेज के केस में, कौन से सर्विसेज के केस में, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड कन्वेंस के केस में कोई भी रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का कुछ भी बाइफिकेशन ऐसा नहीं गिवन है। उसके बाद आता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज। ये मैं आपको लास्ट में चलो, उसके बाद आता है टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज के केस में क्या रहने वाला है। अगर आपने जो सर्विसेज ली है वो फिक्स टेलीकॉम लाइन के लिए है, लीज सर्किट, इंटरनेट सर्किट, जो फिक्स इंस्टॉल होने वाली चीजें हैं, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, जहां पर वो टेलीकम्युनिकेशन लीज सर्किट केबल वगैरह, जहां एंटीना वगैरह इंस्टॉल है, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। फिक्स्ड अगर टेलीकम्युनिकेशन लाइन है, लीज सर्किट है, इंटरनेट लीज सर्किट है, केबल और डिश एंटीना वगैरह, जहां पर वो क्या है, प्लेस्ड है, इंस्टॉल्ड है, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर पोस्ट पेड मोबाइल कलेक्शन है, अगर पोस्ट
पोस्ट पेड मोबाइल कनेक्शन आपने लिया है तो लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट, तो क्या है लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ द रिसिपिएंट। अगर बिलिंग एड्रेस अवेलेबल है तो वो हो जाएगा लोकेशन ऑफ द बिलिंग एड्रेस ऑफ, आप रिसिपिएंट थे, आपने ये सर्विसेज ली पोस्ट पेड मोबाइल वगैरह की, अगर आपका बिलिंग एड्रेस अवेलेबल है, आपका एड्रेस अवेलेबल है ऑन द बिलिंग, तो लोकेशन ऑफ द, तो वो लोकेशन हो जाएगी। अदरवाइज अगर वो बिलिंग एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल सी बात, इधर देखो मैंने क्या बोला, अगर वो फिक्स सर्किट है, फिक्स प्लेस एंटीना, लीज सर्किट, फिक्स टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क है, तो जहां पर वो इंस्टॉल्ड है वो हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं है, पोस्टपेड आपने कनेक्शन लिया है, इंटरनेट सर्विसेज ली है, पोस्टपेड मोबाइल कनेक्शन या इंटरनेट सर्विसेज ली है, तो आप देखोगे क्या उसका लोकेशन ऑफ बिलिंग एड्रेस, बिलिंग एड्रेस पता है रिसिपिएंट का अगर बिलिंग एड्रेस है तो ठीक है वो ले लो, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर, क्योंकि यहाँ पे कोई चॉइस ही नहीं बचती है। उसके बाद अगर आ जाता है प्रीपेड, अगर आप प्रीपेड मोबाइल कनेक्शन ले रहे हो, इंटरनेट सर्विसेज ले रहे हो, आप जाके रिचार्ज कूपन वाउचर्स वगैरह लाते थे ना, छोटे कूपन होते स्क्रैच करते जो शॉप्स पे जाके लेके आते थे, तो अगर ऐसा वाला केस है, सर्विसेज प्रोवाइड देने वाला सर्विसेज कोई भी हो, सेलिंग एजेंट हो, रीसेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सिर्फ प्रीपेड की बात हो रही है, प्रीपेड का आपने कुछ भी लिया है तो सेलिंग वाले का एड्रेस माना जाएगा। एक बात बताओ, आप कहीं घूमने गए, आप शिमला घूमने गए, आपने क्या सोचा, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, आप कूपन लेने चले गए शॉप से, शॉप वाले को बोलोगे कूपन दे दो 10 रुपए का रिचार्ज का, उसको बताने बैठोगे मैं कहाँ कहाँ हूँ, क्या है मेरा एड्रेस, मेरा ये वो नहीं, यू विल जस्ट पे एंड यू विल कीप द कूपन विद यू, तो आप रिचार्ज कर लोगे अपने साथ। तो देने वाला कोई भी हो, अगर प्रीपेड की सर्विसेज हैं तो क्या माना गया, सीधा एड्रेस ऑफ सेलिंग एजेंट, जो भी देने वाला है, सप्लायर का जो एड्रेस है, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एनी पर्सन टू फाइनल सब्सक्राइबर, अगर कोई भी पर्सन फाइनल सब्सक्राइबर को कोई सर्विसेज कर रहा है, तो जहां पर कोई पेमेंट मतलब वाउचर वगैरह रिसीव हुए हैं, जहां पे पेमेंट वगैरह रिसीव हुई है, जहां वाउचर सोल्ड हुए हैं। प्रीपेड सर्विसेज बाय विच मेड थ्रू इंटरनेट बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन रिकॉर्ड ऑफ द सप्लायर। इस केसेस में अगर प्रीपेड सर्विसेज जो कि नेट बैंकिंग के थ्रू है, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू है, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, तो आपकी लोकेशन ऑब्वियसली सप्लायर के पास चली जाएगी, आप ऑनलाइन वगैरह जो भी पे कर रहे हो। अदर के केस में अगर एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक, नहीं एड्रेस तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर मान लिया जाएगा, लोकेशन ऑफ द सप्लायर यहाँ पर मान लिया जाएगा। आई होप आपको समझ में आया। इधर देखो हमने क्या पढ़ा, जो भी फिक्स्ड वगैरह वाला लाइन थी तो जहां पर वो इंस्टॉल है, पोस्ट पेड के केस में एड्रेस अवेलेबल है ओके, नहीं तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर, अदरवाइज प्रीपेड के केस में लोकेशन ऑफ द सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। बाकी जो बच के जहां पेमेंट वगैरह की जा रही है, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पर्सन टू सीधा फाइनल सब्सक्राइबर को पेमेंट कर रहा है, कोई भी पर्सन फाइनल सब्सक्राइबर को पेमेंट कर रहा है, तो जहां पर पेमेंट हुई है या जहां पर वाउचर्स वगैरह सेल किए हैं, वो पर्सन वो प्लेस हम मान लेंगे। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद क्या है, मिस्टर एक्स कोलकाता गेट्स अ लैंडलाइन फोन इंस्टॉल एट हिज होम, तो लैंडलाइन फोन इंस्टॉल है तो इंस्टॉलेशन का प्लेस हो जाएगा। मिस्टर वाई गेट्स अ डीटीएच इंस्टॉल एट हिज होम, डीटीएच उसने इंस्टॉल किया है, द प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी कंसिडर्ड वेदर डीटीएच इज इंस्टॉल, जहां पे इंस्टॉलेशन है। उसके बाद मिस्टर डी ने क्या की, पोस्ट पेड सर्विसेज ली, पोस्ट पेड सर्विसेज के केस में हमने क्या देखा था, एड्रेस अवेलेबल है, तो ये बता रहा है यस, वो रेजिडेंस एड्रेस उसका मुंबई का अवेलेबल है, तो एड्रेस उसका हो जाएगा। अगर एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर बिलिंग एड्रेस में है तो ठीक है, अगर बिलिंग एड्रेस नहीं है तो लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है प्रीपेड की पेमेंट। प्रीपेड में हमने क्या देखा, प्रीपेड के केस में लोकेशन ऑफ द सेलिंग एजेंट वगैरह, तो मिस्टर सी पुणे ने क्या किया, प्रीपेड कार्ड परचेज किया सेलिंग एजेंट से मुंबई में, तो सेलिंग एजेंट का कहां से था प्लेस ऑफ सप्लाई, मुंबई वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद लीज सर्किट हम देख सकते हैं, मोर देन वन उसमें है तो प्रोपोर्शन कर देंगे, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार रीड हम कर सकते हैं। अगर सर्किट मोर देन वन जगह है तो उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, किन पॉइंट्स के हिसाब से, सो इट्स जस्ट अ वन टाइम रीड, सो यू कैन डू दैट। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एंड द स्टॉक ब्रोकर की सर्विसेज, फाइनेंशियल एंड द स्टॉक ब्रोकर की, देखो सिंपल सी बात, बैंक्स की सर्विसेज लेने के लिए क्या हमेशा बैंक की सर्विसेज कौन लेने जाता है, बैंक की सर्विसेज कौन लेने जाता है, तो मुझे बताओ, छोटे मोटे लोग पैसा डिपॉजिट कराने जा रहे हैं, जनरल पब्लिक लेने जा रही है बैंक या स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज। जब भी जनरल पब्लिक इन्वॉल्व होती है तो वहां पे रजिस्टर्ड वाला पॉइंट ही नहीं आता, क्या आप रजिस्टर्ड हो वो वाला पॉइंट नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि वहां पे जनरल पब्लिक इन्वॉल्व है, मेजोरिटी ऑफ द केसेस आपको अनरजिस्टर्ड पर्सन ही मिलेंगे। तो जब भी फाइनेंशियल या स्टॉक ब्रोकिंग की सर्विसेज ली जा रही हैं तो हम क्या देखेंगे, क्या लोकेशन अवेलेबल है सर्विसेज सप्लायर और सर्विसेज के पास,
क्या रिसिपिएंट का लोकेशन अवेलेबल है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं अवेलेबल तो सप्लायर ऑफ द सर्विसेज की लोकेशन आ जाएगी। ऐसा क्यों? मान लो आप दिल्ली में गए, आपको बैंक में कुछ एक्सचेंज कराने की जरूरत पड़ी, आप जाके एक्सचेंज करा कर आ गए, तो आप अपना एड्रेस थोड़ा देने वाले हो वहाँ पे। मान लो मेरा यहाँ पे आईसीआईसीआई में है एंड मैं किसी और जगह जाके आईसीआईसीआई वाले के पास कोई सर्विसेज ले रही हूँ, तो उनके पास मेरा एड्रेस होगा, ठीक है, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट का एड्रेस होगा, रिसिपिएंट का लोकेशन होगा, तो वो कर लेंगे। बट जहां पर नहीं है वहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। वेरी सिंपल, बहुत लॉजिकल, आप चलोगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद आता है मिस्टर ए बाइज द शेयर फ्रॉम अ ब्रोकर। शेयर बाय कर रहा है, शेयर ब्रोकर से शेयर बाय कर रहा है, ठीक है, क्या बोला? ब्रोकिंग की सर्विसेज ले रहा है। तो हमने क्या बोला? अगर द प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, अगर अवेलेबल है चेन्नई, उसको पता चल गया कि चेन्नई का बंदा है तो चेन्नई हो जाएगा। उसके बाद आप मनी वगैरह विड्रॉ कर रहे हो किसी बैंक से, तो अल्टीमेटली कोई एड्रेस वेड्रेस नहीं होता है, एड्रेस वेड्रेस नहीं होता है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई हो जाएगा। अगर यहाँ पे बताया गया है, देखो क्या बोला, सॉरी, देखो क्या बोला, मिस्टर बी न्यू दिल्ली विड्रॉज मनी फ्रॉम द बेस्ट बैंक्स एटीएम इन अमृतसर, मिस्टर बी हैज क्रॉस्ड हिज लिमिट ऑफ द फ्री एटीएम विड्रॉल, उसने अपनी लिमिट क्लोज कर दी है, क्रॉस कर दी है फ्री विड्रॉल की, द फ्री विड्रॉल की लिमिट क्लोज कर दी है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इज द लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स। अब वो लिमिट क्रॉस कर दी, अब जो भी करेगा चार्जेस वगैरह लगेंगे तो उसका एड्रेस होगा तो वो हो जाएगा। अदरवाइज अगर अवेलेबल ही नहीं है, अगर उसका अकाउंट ही नहीं है उस बैंक में, तो रिसिपिएंट का कुछ अवेलेबल नहीं है। देखो मिस्टर सी ने क्या किया, मिस्टर सी फ्रॉम वाराणसी उत्तर प्रदेश विजिट कर रहा है बैंक रजिस्टर्ड इन न्यू दिल्ली फॉर गेटिंग ए डीडी, डिमांड ड्राफ्ट उसने लेना है। मिस्टर सी का कुछ भी एड्रेस बैंक के पास अवेलेबल नहीं है, ना उसका अकाउंट है उस बैंक में। जब अकाउंट ही नहीं है, कुछ अवेलेबल नहीं है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ही अवेलेबल नहीं है, तो सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा, सप्लायर का लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। उसके बाद होता है इंश्योरेंस की सर्विसेज। अब इंश्योरेंस की सर्विसेज क्या होता है? मेजर कुछ लोग ले रहे हैं, चंद लोग ले रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं इसमें, तो चंद लोग ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं ज्यादा भी, जस्ट टू रिमाइंड इट। तो इंश्योरेंस के सर्विसेज के क्या बोला? अगर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो उसका प्लेस, अगर रजिस्टर्ड नहीं है, अगर नहीं पता, अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, तो अल्टीमेटली सप्लायर का प्लेस ही आ जाएगा। रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर आ जाएगा। देखना यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिंपल सी बात हो रही है। पहली बात, या तो आप रजिस्टर्ड हो, ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो आप अपनी इंश्योरेंस कराने के लिए आप दोगे ना उसको अपनी एड्रेसेस वगैरह, तो उसके बाद अगर अगर रजिस्टर्ड पर्सन नहीं है तो क्या बोला जाएगा? लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द सप्लायर, वो तो उसके पास रहने ही वाला है, वो तो उसके पास रहने ही वाला है, अल्टीमेटली आ जाएगा। एडवर्टीजमेंट सर्विसेज थी जो यहाँ पे, वो गवर्नमेंट के रिगार्डिंग थी। ध्यान रखना, जो अदर देन गवर्नमेंट के केस में एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं, जो अदर देन गवर्नमेंट के केस में एडवर्टीजमेंट की सर्विसेज हैं, वो जर्नल रूल में कवर होती हैं। यस, वो जनरल रूल में कवर होती हैं। ये स्पेसिफिक वाला सिर्फ किसके लिए है? ये स्पेसिफिक वाला सिर्फ प्रोवाइडेड है गवर्नमेंट के लिए। लेकिन एक पॉइंट अमेंडमेंट थी लास्ट टाइम, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। लास्ट टाइम एक अमेंडमेंट का पॉइंट था, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। क्या बोलता है वो पॉइंट अमेंडमेंट का? वो बोलता है अगर आपने कोई क्या लेनी है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज लेनी है, एडवर्टीजमेंट सर्विसेज लेनी है एंड उसके रिगार्डिंग आप किसी से इमूवेबल प्रॉपर्टी थोड़ा बहुत लेना चाह रहे हो। देखो क्या हुआ, मान लो आपको क्या करना था, एडवर्टीजमेंट कराना था। आपने क्या बोला, एक बड़ी सी बिल्डिंग है जहाँ पे आपने अपना होर्डिंग लगवाना है, आपने उसके ओनर से कांटेक्ट किया, आपने बोला कि मुझे इस बिल्डिंग का टॉप वाला प्लेस चाहिए क्योंकि यहाँ से बड़ी एडवर्टीजमेंट होगी, मुझे यहाँ पे होर्डिंग लगाना है। या फिर क्या हो सकता है, या फिर आप उस किसी को एजेंसी को कांटेक्ट करोगे, आप उनको सीधा सीधा बोलोगे अरे भाई मुझे एडवर्टीजमेंट कराना है, मुझे 10 लाख 12 लाख जो तुम्हें लगता है तुम ले लो मुझसे, मेरी पूरी एडवर्टीजमेंट करा दो, जहां कराना है कराओ। दो केसेस हैं, नंबर वन जहां पर आप एक प्लेस लेकर एडवर्टीजमेंट कराना चाह रहे हो, नंबर टू जहां पे आपने पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। नंबर वन, अगर आपने किसी से स्पेसिफिक प्लेस ही ले लिया तो वो कहाँ कवर होगा? वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाले पॉइंट में कवर होगा जो हमने 12(3) पढ़ा था। इमूवेबल प्रॉपर्टी का पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? जहां पर प्रॉपर्टी लोकेटेड है, दैट पॉइंट वुड बी कवर्ड हियर। लेकिन अगर मैंने पूरा का पूरा किसी को
कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है पूरी एडवर्टीजमेंट कर दो, मुझे प्लेस से मतलब नहीं है, बस एडवर्टीजमेंट करो, यहाँ करो वहाँ करो, जो करना है करो, वो केस हमने कहीं स्पेसिफिक नहीं पढ़ा तो वो जर्नल रूल में कवर हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखना इस बात को। दूसरा, अगर एडवर्टीजमेंट का जो पॉइंट आता है, ये जो हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक, वो गवर्नमेंट के केस में है। जो एडवर्टीजमेंट सर्विसेज किसको दी जा रही हैं, गवर्नमेंट को दी जा रही हैं, वो उनके केसेस में है। यहाँ पर हमने क्या पढ़ा, अगर कोई अदर, जो अमेंडमेंट में क्या बोला गया, अगर कोई पर्सन स्पेसिफिक प्लेस ले रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो जाता है, स्पेसिफिक प्लेस ले रहा है तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, वो प्लेस हो जाएगा। 12(3) के हिसाब से हम डिटरमाइन करेंगे। अदरवाइज कोई पर्सन पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही दे रहा है एडवर्टीजमेंट का, तो वो 12(2) में कवर होगा, क्योंकि वो कहीं भी स्पेसिफिकली हमने ऐसा पॉइंट नहीं पढ़ा है। तो ये हुआ हमारा सेक्शन नंबर 12 भी खत्म। एक एडवर्टीजमेंट का पॉइंट बचा है, वो मैं आपको समरी वाले पॉइंट से बताती हूँ, क्योंकि ज्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं है। जिस समरी से मैं आपको बताती हूँ उसके बाद जस्ट एक क्वेश्चन करना, आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। उससे पहले 1 मिनट का वाटर ब्रेक लेंगे। उससे पहले हमने क्या क्या अभी तक अमेंडमेंट पॉइंट पढ़ा। हमने सबसे पहले देखा 10(1)(c) ऐड हुआ था अनरजिस्टर्ड पर्सन के लिए, जो कि ओवर द काउंटर परचेज कर रहे हैं। पहले तो अनरजिस्टर्ड पर्सन का ऊपर के हिसाब से डिसाइड किया जाता है, मूवमेंट है नहीं है, ये है वो है, पहले 2 पॉइंट्स के हिसाब से। लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी, मूवमेंट है नहीं है, ये है वो है, बहुत मुश्किल होता था डिसाइड करना। तो अनरजिस्टर्ड के लिए सीधा ओवर द काउंटर वाला पॉइंट बोल दिया कि तुम ठीक है वैसे वैसे डिसाइड करो, रजिस्टर्ड वैसे वैसे अपना कर लेगा। जो हमने पॉइंट्स पढ़े, मूवमेंट इन्वॉल्व है, बिल टू शिफ्ट वगैरह जो हमने पढ़ा, ठीक है। मूवमेंट इन्वॉल्व है, मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, ये हमने पढ़ा। अमेंडमेंट क्या पढ़ी हमने, अमेंडमेंट एक हमने क्या पढ़ी लास्ट टाइम जो आई थी, वो जो हमने ओवर द काउंटर वाली अमेंडमेंट पढ़ी है ना। ओवर द काउंटर अगर है तो एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक है एड्रेस ले लो, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर हम ले लेंगे। एक हमने अमेंडमेंट पढ़ी जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज दी जा रही थी। पहले हम पढ़ते थे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज में अगर बाहर जा रही है तो वो एक्सपोर्ट का केस माना जाता है, आउटसाइड इंडिया उसका प्लेस ऑफ सप्लाई है। लेकिन बाद में बोला नहीं, अगर रजिस्टर्ड है ठीक है, अदरवाइज जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है, जहां पर गुड्स को हैंड ओवर किया जा रहा है वही सबके लिए माना जाएगा, भले ही गुड्स आउटसाइड इंडिया ही क्यों ना जा रही हो। फिर हमने ये अमेंडमेंट पढ़ी एडवर्टीजमेंट वाली, अगर इमोल प्रॉपर्टी आप ले रहे हो फॉर एडवर्टीजमेंट, आप स्पेसिफिक प्लेस अपना ले रहे हो टू पुट होर्डिंग्स एंड ऑल, तो आपका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है वो डिटरमाइन किया जाएगा 12(3) के हिसाब से। अगर वो नहीं ले रहे हो, आप पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही किसी को दे रहे हो, फिर वो रूल जनरल में आ जाएगा, 12(2) में आ जाएगा, जो हमने देखा था। अगर आप रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड एड्रेस है तो अदरवाइज सप्लायर का, वो सब चीजें जो हमने देखी थी वो यहाँ पर कवर हो जाएगी। सेक्शन 12 यहाँ पर हो गया। मैं फटाफट से आपको एक बार एडवर्टीजमेंट का बताती हूँ, देन वी आर डन विद द सेक्शन नंबर 12। देन वी आर डन विद द सेक्शन नंबर 12। अब सेक्शन 13 बहुत इजी होने वाला अपने लिए, क्योंकि 12 13 सिमिलर टर्म्स में है, कुछ कुछ चेंजेस हैं, हम बढ़िया से उसको देख लेंगे। टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ये हम पढ़ चुके हैं। एडवर्टीजमेंट के केस में क्या बोला गया, अगर गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी जा रही हैं तो ईच स्टेट जहां पर एडवर्टीजमेंट ब्रॉडकास्ट हुई है, डिस्प्ले हुई है, तो वो माना जाएगा। मतलब अगर गवर्नमेंट को एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दी जा रही हैं तो जहां जहां जिस जिस लोकेशन पे ब्रॉडकास्ट हुई है, डिस्प्ले हुई है, हाउ एवर बाय एनी मीन्स जो आपने दिया है, जिस जिस स्टेट में जितना जितना किया है, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लेकिन बहुत सारी स्टेट में अगर दिया है तो प्रोपोर्शनेट, बहुत सारे केसेस हैं तो उसको कैसे प्रोपोर्शन करना है, तो ये हमें पॉइंट दिया है। अगर आपने एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में कराई है तो अमाउंट पेबल फॉर पब्लिकेशन टू ऑल द एडिशन, सबके पब्लिकेशन, जितने जितने पब्लिकेशन आपने पेमेंट की है तो ईच स्टेट में आप डालोगे। उसके बाद अगर आपने प्रिंट कराया है तो जितने आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल फॉर ईच नंबर ऑफ सच मटेरियल, वो आप ले लोगे। अगर होर्डिंग्स हैं तो ईच स्टेट में कितने होर्डिंग्स लगे हैं, ट्रेन हैं तो कितना कितना रेलवे ट्रैक कवर करें, उस हिसाब से प्रपोर्शन कर दो। अगर यूटिलिटी है, बैक ऑफ द यूटिलिटी है, तो आप क्या करोगे, कितने कितने बिल्स परटेन करें कंज्यूमर से, रेलवे टिकट्स हैं तो नंबर ऑफ द टिकट्स के हिसाब से रेशो कर दो, ईच
पेज, तो ये एक बार रीड कर लेना, कुछ खास नहीं है, एक क्वेश्चन इस पे कर लेना तो आपको बढ़िया से इसका समझ में आ जाएगा। टीवी चैनल्स हैं तो उसका व्यूअरशिप के हिसाब से डिसाइड हो जाएगा, बट जिस जिस स्टेट में जितना जितना बनता है दैट सेपरेट स्टेट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, दैट सेपरेट स्टेट वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। उसके बाद ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आते हैं सेक्शन नंबर 13 के ऊपर। सेक्शन नंबर 13 में आपको समरी से कवर कराऊंगी सो दैट आपको रिलेट कर पाओ। एग्जाम्पल सेम टर्म्स से एग्जाम्पल चलेंगे। सेक्शन 13 के एग्जाम्पल आप एक बार देख लीजिएगा। 13 में आपको यहाँ से कवर कराऊंगी सो दैट आपका अच्छे से विद इन टाइम पीरियड अच्छे से कवर हो जाए, क्योंकि आपको अब रिलेट कर पाओगे। देखो सबसे पहला पॉइंट कवर होता है, सबसे पहला पॉइंट कवर होता है अगर सर्विसेज सप्लाइड इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी मेड फिजिकली अवेलेबल। 1 सेकेंड। चलो सबसे पहले डिफॉल्ट डिफॉल्ट प्रोविजन पढ़ते हैं। हमने सेक्शन 12 में, अब हम कंपैरिजन कर कर पढ़ेंगे। सेक्शन 12 में हमने डिफॉल्ट प्रोविजन क्या पढ़ा था, अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन को कर रहे हो तो वो हो जाएगा, उसका प्लेस हो जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर आप अनरजिस्टर्ड को कर रहे हो तो अगर उसका लोकेशन अवेलेबल है रिसिपिएंट का तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर। तो हमने वहां पे क्या पढ़ा था, 13 के केस में रिसिपिएंट की बात, रजिस्टर्ड की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ईदर ऑफ द पार्टी बाहर है, ईदर ऑफ द पार्टी इसमें बाहर है, अदर कंट्री इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है, क्योंकि टैक्सेबल टेरिटरी के बाहर है तो रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो अल्टीमेटली वहां पर क्या बनेगा, अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज है तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज बन जाएगा। तो जनरल रूल आपको दोनों के याद होने चाहिए, आपको जनरल रूल दोनों के याद होने चाहिए। सेक्शन 12 का जनरल रूल क्या कहता है, उसमें दोनों के सेम है, जैसे उसमें रजिस्टर्ड वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है, इसमें सबके लिए कॉमन है। अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज हम ले लेंगे। अब चलते हैं स्पेसिफिक पॉइंट पे, क्या बोला, सबसे पहले बोला गया अगर अगर सर्विसेज दी गई हैं, सर्विसेज दी गई हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ द गुड्स विच आर फिजिकली रिक्वायर्ड टू बी मेड अवेलेबल, अगर गुड्स को स्पेसिफिकली फिजिकली अवेलेबल कराया जा रहा है तो जिस लोकेशन पर गुड्स हैं, जिस लोकेशन पर गुड्स हैं, तो दो जहां पे एक्चुअल में सर्विसेज परफॉर्म की गई हैं, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। अगर 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 इलेक्ट्रॉनिक मोड से की गई हैं, अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप कुछ कर रहे हो, सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो फ्रॉम अ रिमोट लोकेशन बाय ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीट्स, तो जहां पर गुड्स सिचुएटेड है एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज पे, अगर आप सर्विसेज सप्लाई कर रहे हो जहां पर एक्चुअली लोकेटेड है वो हो जाएगा। देखो अगर अगर आप फिजिकली अवेलेबल कराओगे गुड्स को जहां भी आप सर्विसेज दे रहे हो तो जहां पर गुड्स अवेलेबल है, सिंपल सी बात। लेकिन अगर फिजिकली अवेलेबल नहीं है, हो सकता है क्या है, हो सकता है गुड्स कहाँ हो, गुड्स फिजिकली बाहर अवेलेबल हो आउटसाइड इंडिया, तो अगर हम गुड्स की लोकेशन देखेंगे, अगर हम देखेंगे जहां पर, देखो वेरी सिंपल, इधर देखो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, अगर सर्विसेज सप्लाई की जा रही है किसी ऐसी गुड्स के रिगार्डिंग, किसी ऐसी गुड्स के रिगार्डिंग जिसको फिजिकली अवेलेबल कराना जरूरी है, तो जहां पर सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है वो हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे सर्विसेज परफॉर्म की जा रही है वहां हम मान लेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, उसके बाद अगर अगर ऐसे गुड्स के रिगार्डिंग आप सर्विसेज दे रहे हो जो रिमोट लोकेशन पे पड़ी हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से ठीक कर रहे हो, आप किसी लैपटॉप का सॉफ्टवेयर कुछ ठीक कर रहे हो, किसी से कनेक्ट करके, रिमोटली कनेक्ट करके, अगर ऐसा केस है तो देखो लोकेशन जहां पर गुड्स आर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, गुड्स कहां पर सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज, अगर फिजिकली अवेलेबल है तो सर्विसेज कहां दे रहे हो, अगर रिमोटली गुड्स हैं बट रिमोट लोकेशन से कर रहे हो तो लोकेशन जहां पर गुड्स सिचुएटेड एट द टाइम ऑफ द सप्लाई ऑफ द सर्विसेज। अब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा, क्या बोल रहा है, अब प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ द गुड्स दैट आर टेम्परेरीली बीइंग इंपोर्टेड इनटू इंडिया, अगर टेम्परेरीली आप इंडिया में इंपोर्ट कर रहे हो फॉर द रिपेयर प्रोसेस वगैरह, तो ये अब प्रोविजन नहीं होंगे यहाँ पर एप्लीकेबल, तो ये अब वाले प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। एक वाटर ब्रेक लेते हैं देन स्टार्ट करते हैं प्लीज, जस्ट 2 मिनट का ब्रेक, आप भी पानी पी लीजिए फिर स्टार्ट करते हैं।
करें स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट इट। हमने क्या देखा, इधर देखो, हम देख रहे थे सेक्शन नंबर 13 जहाँ पे ईदर ऑफ द पार्टी आउटसाइड इंडिया है, या तो सप्लायर या फिर रिसिपिएंट, दोनों में से एक पार्टी आउटसाइड इंडिया है। तो क्या हमने देखा, अगर ऐसी सर्विसेज आप दे रहे हो जिसमें गुड्स का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है, जिसमें गुड्स का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी है, तो सिंपल सी बात है, तो जहां पर आप सर्विसेज परफॉर्म कर रहे हो दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अब गुड्स का फिजिकली अवेलेबल होना जरूरी नहीं है, आप रिमोटली गुड्स पे काम कर रहे हो, रिमोटली आप गुड्स पे काम कर रहे हो, तो जहां पर गुड्स सिचुएटेड है दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो, अगर गुड्स अवेलेबल जरूरी है तो जहां पे अवेलेबल है इंपॉर्टेंट क्या होगी, गुड्स। अगर गुड्स रिमोटली अवेलेबल है तो जहां पर लोकेशन ऑफ द गुड्स है वो मान लेंगे। यहां पर क्या बोला, ये वाला जो केस है, कौन सा केस, अगर इन केस अगर आप टेम्परेली गुड्स को इंडिया में ला रहे हो फॉर रिपेयर ट्रीटमेंट एनी एंड देन एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्टेड आफ्टर द रिपेयर, ऐसा कुछ टेम्परेरी अगर आप इंडिया में लेकर आ रहे हो तो ये अब प्रोविजन अब अप्लाई नहीं होंगे। अब प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे तो क्या अप्लाई होगा, जनरल रूल अप्लाई होगा। अब प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे तो क्या होगा, जनरल रूल यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। अब प्रोविजन नहीं होंगे तो क्या होगा, जनरल रूल अप्लाई होगा। जनरल रूल क्या बोलता है, अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट अवेलेबल है तो वो ले लो, otherwise location of the supplier would be considered as a place of supply, location of supplier would be considered as a place of supply। ये तो हमने देखा था क्या गुड्स एक्चुअल में अवेलेबल है कि नहीं है। सेकंड पॉइंट आता है, जब रिसिपिएंट, ऐसी सर्विसेज जिसमें फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ रिसिपिएंट जरूरी है, और द पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ द सप्लायर, मतलब किसी पर्सन को अवेलेबल होना जरूरी है, ऐसे अगर केसेस हैं तो अल्टीमेटली वहां पर क्या हो जाएगा, जहां पर एक्चुअल में सर्विसेज परफॉर्म की जा रही हैं दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। इफ यू वांट मैं आपको एग्जांपल एक बार करवा ही देती हूँ सो दैट आपका चैप्टर कंप्लीट ही हो जाए। चलिए, 13 टू का हमने जनरल रूल हमने देख लिया ऑलरेडी। उसके बाद क्या है, उसके बाद हमने क्या देखा, 13(3) क्या बोलता था, अगर फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द गुड्स है तो अल्टीमेटली गुड्स को ले आओ लोकेशन ऑफ द जहां पर गुड्स एक्चुअली आपने सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म की हैं। जो एक्सेप्शन था, टेम्परेरीली इंपोर्टेड इनटू इंडिया फॉर सम ट्रीटमेंट रिपेयर वगैरह करने के लिए आप मंगा रहे हो एंड एक्सपोर्टेड आफ्टर सच रिपेयर, आपने वो कर करके वापस भेज दी चीजें, ऐसा केस है तो आप जर्नल रूल पे आ जाओगे। ऐसा केस है तो आप जर्नल रूल पे आ जाओगे, 13 के जर्नल रूल पे आ जाओगे। उसके बाद अगर रिमोटली आप काम कर रहे हो तो जहां पर गुड सिचुएटेड है वो प्लेस हो जाएगा। अब सर्विसेज सप्लाई टू एन इंडिविजुअल फिजिकल प्रेजेंस ऑफ द रिसिपिएंट, अगर रिसिपिएंट की जरूरत है, अब ऐसी कोई सर्विसेज आप दे रहे हो जहां पर रिसिपिएंट की जरूरत है, तो जहां पर सर्विसेज चाहे गुड्स की जरूरत है चाहे रिसिपिएंट की जरूरत है, तो जहां पर सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म की जा रही हैं दैट प्लेस इज द प्लेस ऑफ द सप्लाई। अगर मोर देन वन लोकेशन पे आपने सर्विसेज दी हैं तो एक भी उसमें से लोकेशन अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज द प्लेस ऑफ द सप्लाई। उसके बाद अगर मोर देन वन स्टेट यूटी में है तो ईच ऑफ द स्टेट यूटी में आप उसको ले लोगे। चलिए, उसके बाद ये एग्जांपल हम एक बार देख लेते हैं बढ़िया से, क्या बोल रहा है। एम एक्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्या किया, इंपोर्ट किया है मशीनरी फ्रॉम जर्मनी फॉर बीइंग इंस्टॉल्ड एट इट्स न्यू फैक्ट्री। टू इंस्टॉल सच मशीन, क्या किया इसने, टेक्स सर्विसेज ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर की सर्विसेज ली हु कम्स टू इंडिया फ्रॉम जर्मनी फॉर स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन। अब क्या है, फिजिकल प्रेजेंस ऑफ मशीनरी चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, मशीनरी का फिजिकल प्रेजेंस चाहिए, तो जहां पर सर्विसेज एक्चुअल में परफॉर्म की गई हैं, कहां पर परफॉर्म की गई हैं, न्यू दिल्ली में परफॉर्म की गई हैं, सो दैट प्लेस वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अ मोबाइल कंपनी लोकेटेड इन द यूएसए टेक्स द सर्विसेज ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपनी इन द बेंगलोर। ठीक है, कोई सर्विसेज ले रही है फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इन इट्स मोबाइल इन यूएसए। अब एक बात बताओ, तो ये सर्विसेज कैसे देगा, सॉफ्टवेयर पे किसी के काम कर रहा है तो एनीडेस्क वगैरह टीम व्यूअर वगैरह से लेके कर लेगा वो उसको कंप्लीट, ठीक है, वो कर सकता है। अब फिजिकल प्रेजेंस ऑफ गुड्स रिक्वायर्ड नहीं है, रिमोटली कर रहा है। रिमोटली के हमने क्या बोला था, अगर रिमोटली जो चीज की जा रही है तो हम क्या देखेंगे, जहां पर गुड्स सिचुएटेड है। इंपॉर्टेंट क्या है, गुड्स रिसिपिएंट या फिर ये चीजें इंपॉर्टेंट है, तो गुड्स कहां पर सिचुएटेड है, जो हम उस पर काम करें वो तो यूएस में लोकेटेड है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द यूएसए, प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी द
यूएसए। उसके बाद एबीसी लिमिटेड हैदराबाद ने क्या किया, एक्सपोर्ट किया है मशीन को टू अ कंपनी इन इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में किसी के मशीन को एक्सपोर्ट किया है, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, तो रिपेयर के लिए टेम्परेरीली बुलाया। हमने क्या बोला, रिपेयर के लिए टेम्परेरीली बुलाया। जब हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी उसमें क्या पढ़ा था, वहां पर जनरल रूल लग जाएगा, मशीन इज रिपेयर आफ्टर बीइंग यूज, विदाउट बीइंग यूज। अगर आपने यूज कर ली तो वो रिपेयर टेम्परेरी नहीं माना जाएगा, आपने विदाउट बीइंग यूज उसको वापस भेजना है, करेक्ट करके सही करके उसको सही करके वापस भेजना है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट हो जाएगा। लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट जनरल रूल क्या बोलता है, अगर लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट अवेलेबल है तो वो ले लो, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सेम वे हमने सबका एक एग्जाम्पल कर लिया, ये आप एक बार 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिएगा। उसके बाद डिवाइड कैसे करना है, इक्वल है तो इक्वल बांट दो, प्रोपोर्शनेट है तो प्रोपोर्शनेट में बांट दो। उसके बाद आता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज। इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आपने अगर सर्विस लिए तो मुझे सबसे पहले बताओ, सेक्शन 12 में हमने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग क्या पढ़ा था, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट हमने माना था, जो सर्विसेज ले रहा है लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। उसके बाद भी अगर मोर देन वन प्लेस पे अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है, अगर एक भी उसमें से इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो सीधा सीधा टैक्सेबल टेरिटरी वाला प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे। यहां पर क्या बोला गया, यहां पर क्या बोला गया, सिर्फ लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी ही बोला गया है। क्या बोला, देखो सबसे पहले अगर सर्विसेज सप्लाई कर रहे हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप सर्विसेज अगर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी बन जाएगा। अगर मोर देन वन स्टेट में दी जा रही है जिसमें से एक भी टैक्सेबल टेरिटरी है तो टैक्सेबल टेरिटरी आ जाएगी, ईच ऑफ द टेरिटरी में बांटी जाएगी। चलो उसके बाद देखते हैं क्या है। Mr. C, an architect, provides a professional services. Mr. C, an architect, provides a professional services to Mr. Z of New York in relation to immovable property located in Pune. ठीक है, दिल्ली के पर्सन ने इमूवेबल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सर्विसेज दी है जो कि पुणे में है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, पुणे बन जाएगा। प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी लोकेटेड है। अब इमूवेबल प्रॉपर्टी ही लोकेटेड कहां पर है, इमूवेबल प्रॉपर्टी देखो, अब मिस्टर सी आर्किटेक्ट दिल्ली का है, उसने कॉन्ट्रैक्ट किया जेड के साथ न्यूयॉर्क टू प्रोवाइड प्रोफेशनल सर्विसेज इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो कि कहाँ रिलेटेड है, जेड में लोकेटेड इन पुणे एंड न्यूयॉर्क, दो जगह लोकेटेड है। दोनों में से मोर देन वन प्लेस पे लोकेटेड है, जिसमें से एक टैक्सेबल टेरिटरी में है तो मान लिया जाएगा, जिसमें से एक टैक्सेबल टेरिटरी में है तो मान लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वो वाला पॉइंट कवर नहीं है कि अगर प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान लो, ये वाला पॉइंट यहाँ पर कवर नहीं है। एक बार यहाँ से कवर कर लेते हैं, बिकॉज मुझे आपको कंट्रास्ट कराना है इस चीज का। आई जस्ट वांटेड टू गिव यू कंट्रास्ट ऑफ 12 के साथ। ठीक है, तो हमने क्या बोला, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पर लोकेटेड है दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। वहां पे क्या बोला था, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया है तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। क्यों, क्योंकि हमें पता था दोनों ही बंदे इंडिया के, टैक्स तो हम ले ही सकते हैं। यहाँ पे आप ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे जेन्युइन केस हो सकता है इधर ऑफ द पार्टी आउटसाइड इंडिया है, तो जहां पर प्रॉपर्टी सिचुएटेड है दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। उसके बाद एडमिशन और एन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एन इवेंट। इवेंट के केस में हमने वहां पे क्या पढ़ा था, हमने ध्यान रखना है वहां पे अलग अलग क्लोज पढ़े थे। हमने क्या पढ़ा था, अलग अलग क्लोज पढ़े थे, एडमिशन ऑफ पार्क अम्यूजमेंट वगैरह, वहां तो क्या लिखा था, जहां पर वो इवेंट हो रहा है लोकेटेड है वो। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इवेंट के केस में हमने क्या पढ़ा था, B2B पढ़ा था, B2B पढ़ा था, और फिर देखा था अगर जहां पर हो रहा है, B2B पढ़ा था, अगर B2B नहीं है तो B2C के केस में हमने क्या देखा था, जहां पर इवेंट हेल्ड हो रहा है दैट प्लेस हमने लिया था प्लेस ऑफ
सप्लाई का। देखो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, एडमिशन टू इवेंट एंड अम्यूजमेंट पार्क एंड इवेंट ऑर्गेनाइजिंग, इसका अलग अलग केस था, अलग अलग केस था। हमने क्या पढ़ा था, पार्क वगैरह में तो सारी दुनिया चली जाती है, तो यहाँ पर मेजोरिटी लोग क्या है, मेजोरिटी लोग क्या है, अनरजिस्टर्ड है। तो अल्टीमेटली जहां पर वो प्लेस है रजिस्टर्ड, जहां पर हो रहा है इवेंट वो मान लेंगे, जहां पर इवेंट हो रहा है अम्यूजमेंट पार्क वगैरह लोकेटेड है वो मान लेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइजिंग ऑफ इवेंट के केस में हमने क्या बोला था, B2B को हमने इन्वॉल्व किया था। यहाँ पे एक ही पॉइंट कवर है, यहाँ पे क्या है, एक ही पॉइंट कवर है, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट कवर है, एडमिशन टू और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इवेंट के केस में जहां पर प्लेस इवेंट हो रहा है, दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर अगर मोर देन वन लोकेशन पे हो रहा है, अगर मोर देन, ये तो हम पढ़ चुके हैं, अगर ऐसी चीजें मोर देन वन लोकेशन पे हो रही हैं इवेंट वगैरह, तो अगर एक भी लोकेशन इंडिया में है, टैक्सेबल टेरिटरी में है, तो टैक्सेबल टेरिटरी को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लेंगे, और विद इन द स्टेट बांटने के लिए आप उसको प्रपोर्शन कर सकते हो। उसके बाद आता है, उसके बाद आता है उसके बाद आता है सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग एनबीएफसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होल्डर, इंटरमीडियरी सर्विसेज। ध्यान रखना इंटरमीडियरी सर्विसेज भी यहाँ पर कवर है, वहां पर हमने इंटरमीडियरी सर्विसेज को नहीं पढ़ा था, वहां हमने बैंकिंग की सर्विसेज पढ़ी थी और इंश्योरेंस की सर्विसेज पढ़ी थी। तो सर्विसेज सप्लाइड बाय अ बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर, इंटरमीडियरी services consisting of hiring of transport including the yacht but excluding a period up to a 12 अप टू 1 मंथ। क्या बोल रहा है, कौन कौन सी सर्विसेज में कवर हो रही है, सबसे पहले कवर हो रहा है एनबीएफसी सर्विसेज, जो बैंकिंग की हैं, एनबीएफसी की सर्विसेज है वो यहाँ पर कवर हो रही हैं। बैंकिंग की कंपनी सर्विसेज कौन दे रहा है, देने वाला कौन है, बैंकिंग कंपनी है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसी टू अकाउंट होल्डर को दे रहे हैं। या फिर इंटरमीडियरी सर्विसेज की बात हो रही है, या फिर ऐसी सर्विसेज जिसमें हायरिंग ऑफ मीज ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायरिंग ऑफ मीज ऑफ ट्रांसपोर्ट ही आपने हायर कर लिया है, इंक्लूडिंग यॉच बट एक्सक्लूडिंग द एयरक्राफ्ट एंड वेसल अप टू अ पीरियड ऑफ द 1 मंथ। आपने एक्सक्लूडिंग वेसल वगैरह को छोड़ दो, बाकी अपने कोई आपने ट्रांसपोर्ट का मोड हायर किया है, वेसल वगैरह को छोड़ दो, बाकी आपने कुछ हायर किया है अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ द सर्विसेज वुड बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, सीधा सीधा प्लेस ऑफ सप्लाई। इधर देखो कंफ्यूजन मैं आपको क्लियर कराती हूँ। सेक्शन 12 में हमने क्या पढ़ा था, 12 में हमने क्या पढ़ा था, 12 में हमने देखा था, 12 में हमने बहुत अच्छे से देखा था, अगर अगर बैंकिंग की सर्विसेज है, पहले तो हम देखेंगे बैंकिंग की सर्विसेज हैं, हमने क्या देखा था, पहले तो क्या अगर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अवेलेबल है एड्रेस तो ठीक है, नहीं है तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर। हमने इंश्योरेंस में B2B को लाए थे, B2B है तो रजिस्टर्ड है तो ठीक है, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट जो कि अवेलेबल होगा सप्लायर के एड्रेस में वो ले लेंगे। यहां पर इन तीन सर्विसेज को लाया गया, किस किस को, सर्विसेज सप्लाइड बाय बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इंटरमीडियरी सर्विसेज, या फिर सर्विसेज ऐसी हैं जो कि हायरिंग कर रहे हो, मीज ऑफ ट्रांसपोर्ट को हायर कर रहे हो इंक्लूडिंग योच, बट एयरक्राफ्ट या वेसल वगैरह को आप हायर नहीं कर रहे हो, उस केस में हायर नहीं कर रहे हो, बट अप टू अ पीरियड ऑफ 1 मंथ है, तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज सीधा सीधा मान लेंगे, लोकेशन ऑफ द सप्लायर ऑफ द सर्विसेज सीधा सीधा मान लेंगे। ठीक है सर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर हम सीधा सीधा मान लेंगे इन तीन सर्विसेज के केस में। उसके बाद आता है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आता है, ध्यान रखिए एक बार, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स की सर्विसेज होता है, एक होता है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। हमने क्या देखा, हमने सेक्शन 12 पढ़ते हुए देखा कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में पहले क्या होता था, अगर अगर आउटसाइड इंडिया गुड्स को डिलीवर किया जा रहा है तो हमने क्या बोला था कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, फिर नई अमेंडमेंट आई कि आपने जहां पर उसको हैंड ओवर किया है वही मान लेंगे गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के केस में, जहां पर हैंड ओवर किया है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में आप वही मान लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा,
ध्यान रखिएगा सेक्शन 13 के केस में, सेक्शन 13 अगर इन्वॉल्व है, सेक्शन 13 में गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की जो एंट्री है उसको डिलीट करके उसको बोला गया है आप जर्नल रूल से ही कवर करेंगे। गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जो हैं, गुड्स ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज जो हैं सेक्शन 12 में अमेंडमेंट की गई किस पार्ट को लेके, वो जो आउटसाइड इंडिया वाले पार्ट को लेके कि जहां आप हैंड ओवर करो वही हमेशा के लिए मान लो। लेकिन सेक्शन 13 में सेक्शन को ही रिमूव कर दिया गया है, सेक्शन को ही रिमूव कर दिया गया। क्या बोला गया है? सेक्शन को रिमूव करके बोला गया है अगर ऐसा गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का केस है तो आपको क्या करना है, आपको जर्नल रूल से ही कवर करना है, जर्नल रूल से ही आपको उसको कवर करना है 13(2) के अकॉर्डिंग। जर्नल रूल सेक्शन 13 सब सेक्शन 2 के अकॉर्डिंग ही आप उसको कवर करने वाले हो। तो जो सेक्शन 13(9) था, सेक्शन 13 सब सेक्शन 9 था, उसको एंट्री को ही रिमूव कर दिया गया है। अब आप जर्नल रूल में जाओगे। अब आप ध्यान रखोगे सेक्शन 12 के केस में तो वो एक सेपरेट एंट्री है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग मेल एंड कुरियर, लेकिन सेक्शन 13 के केस में वो जर्नल रूल में चली जाती है। अब आती है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की केस में। हमने वहां क्या देखा था, B2B है तो इट्स फाइन, अगर B2C है तो जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है, अगर जहां से जर्नी को एम्बार्क कर रहा है सेपरेट जर्नी वो होती है सेपरेट जर्नी, रिटर्न जर्नी इज अ सेपरेट जर्नी। और हमने क्या देखा था, क्या देखा था, फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर देखा था किस केस में। उसके बाद आता है फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर देखा था हमने किस केसेस में फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर देखा था, अगर आपका वो आपने राइट टू पैसेज लिया हुआ है, राइट टू पैसेज अगर लिया हुआ है तो जहां पर आपका फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर होने वाला था। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में B2B है तो लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, B2C है तो जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है, जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है वो चीज आ जाती है। सॉरी आई जस्ट मिक्स्ड विद द टू। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के केस में हमने क्या पढ़ा था, अगर B2B है तो रजिस्टर्ड, B2C है तो वो जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है। लेकिन राइट टू पैसेज के केस में हमने क्या देखा था, अगर उसका एड्रेस अवेलेबल है तो ठीक है, अदरवाइज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वाला एड्रेस हो जाएगा। मैं एक बार आपको दिखा भी देती हूँ सो दैट कंफर्म हो जाए। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में क्या पढ़ा था, रजिस्टर्ड है तो रजिस्टर्ड हो जाएगा, अगर रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है तो जहां से वो अपनी जर्नी को एम्बार्क कर रहा है। उसके बाद हमने एक पॉइंट और देखा था राइट टू पैसेज वाला कि अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन का अवेलेबल है एड्रेस तो वो जाएगा, अदरवाइज लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। लोकेशन ऑफ सप्लायर वुड बी कंसिडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। जो हमने देखा था ना फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर, वो था सर्विसेज ऑन बोर्ड के केस में, सर्विसेज ऑन बोर्ड के केस में फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर माना जाएगा। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के केस में क्या बोला, जहां से वो जर्नी को एम्बार्क कर रहा है, जहां से वो जर्नी को क्या कर रहा है, एम्बार्क कर रहा है, दैट प्लेस वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई। सर्विसेज ऑन बोर्ड तो फर्स्ट शेड्यूल पॉइंट ऑफ द डिपार्चर सेम है। OIDAR की सर्विसेज में बोला गया है, OIDAR की सर्विसेज में क्या बोला गया है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज, ये बोला जाता था OIDAR की सर्विसेज में। अब ध्यान रखना, अगर OIDAR की सर्विसेज ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में हो रही हैं, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में हमने एक पॉइंट पढ़ा था सप्लाई के चैप्टर में, ऑनलाइन मनी गेमिंग पे भी अब टैक्स लगा दिया गया है। तो क्या बोला गया, अगर अगर सप्लायर ऑफ ऑनलाइन मनी गेमिंग टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है, टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड नहीं है तो उसको पहले इंडिया में क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसकी कोई अगर उसकी कोई यूनिट वगैरह तो वो उसकी रजिस्ट्रेशन ले लेगी, अगर नहीं है तो किसी के थ्रू वो रजिस्ट्रेशन लेके टैक्स पे करा सकता है, अगर फिर भी नहीं है तो उसको देना तो खुद ही पड़ेगा। ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में, ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में OIDAR को टैक्स देना ही पड़ेगा। तो सप्लायर नोट लोकेटेड इन द टैक्सेबल टेरिटरी क्या बोल रहा है, उसको क्या करना पड़ेगा,
सप्लायर क्या करेगा, एक सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकता है अपना इंडिया में, अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव है तो ठीक है वो पे कर दे, अगर कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है, कोई रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है, तो उसको स्पेसिफिकली एक पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए, और ताकि वो टैक्स पे कर दे। तो मतलब ऑनलाइन मनी गेमिंग के केस में OIDAR को ही लाइबल ठहराया गया है टैक्स पे करने के लिए, टैक्स पे करने के लिए OIDAR को ही लाइबल ठहराया गया है यहाँ पर। चलिए उसके बाद आता है जनरल रूल, हम देख चुके हैं। उसके बाद नोटिफाइड, कुछ सर्विसेज के रिगार्डिंग, कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के रिगार्डिंग प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर स्पेसिफाइड रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिलेटेड सर्विसेज किसको दी गई हैं, टू फार्मास्यूटिकल सेक्टर को दी गई हैं। देने वाला कौन है, टैक्सेबल टेरिटरी टू अ पर्सन लोकेटेड इन नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। मतलब देने वाला पर्सन तो इंडिया का है जिसको वो सर्विसेज दे रहा है, कौन सी सर्विसेज दे रहा है, स्पेसिफाइड सर्विसेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज वुड बी कंसीडर्ड एज अ प्लेस ऑफ सप्लाई सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट। उसके बाद B2B मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल सर्विसेज ऑफ एयरक्राफ्ट वगैरह, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आ जाएगा। B2B MRO सर्विसेज ऑफ शिप्स वगैरह के केस में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विसेज आ जाएगा। दिस इज नॉट सच इंपॉर्टेंट, जैसे एक बार माइंड में रिकॉल करने के लिए है। हमने फिनिश कर दिए सेक्शन 10, 11, 12 एंड 13 कंप्लीटली हमने कर दिया है फिनिश। आई होप आपको लर्न हो गया होगा, अभी चीजें आप लर्न कर पा रहे होंगे, रिकॉल कर पा रहे होंगे। जैसे ये चैप्टर खत्म हो फटाफट एक काम करना, इसके जितने भी एग्जाम्पल थोड़े बहुत रह गए हैं फटाफट से वो एग्जाम्पल फिनिश कर लेना, फटाफट से वो एग्जाम्पल फिनिश कर लेना, सो दैट आपका पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट हो जाए। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। लेट मी चेक इफ एनीथिंग इज पेंडिंग इन दिस चैप्टर इंपॉर्टेंट। मैं एक बार कंप्लीटली चेक कर लेती हूँ। एडवर्टीजमेंट का हमने पढ़ लिया, ट्रांसपोर्टेशन का पढ़ लिया, OIDR का पढ़ लिया, इट्स ऑल फिनिश। आई होप आपको चैप्टर समझ में आया हो, शेयर विद फ्रेंड्स एज वेल। वी आर टेकिंग सम चैप्टर्स इन डिटेल सो दैट आप एक बार 1-1.5 घंटा लगा लो। देखो 20 मिनट में फटाफट से बोलने का कोई फायदा नहीं है, एक बार ढंग से 1 घंटा लगा लो, आपको बढ़िया से हो जाएगा। जिन्होंने नहीं भी किया उनको भी समझ में आएगा अगर आप लॉजिकली बैठ के समझोगे, इसको ध्यान से कंसंट्रेशन से सुनोगे। चलिए मिलते हैं विद अनदर चैप्टर इन अनदर लेक्चर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।